हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द आइडिया ऑफ लोकपाल बिल इज टेकन फ्रॉम। लोकपाल बिल का आइडिया कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन, अमेरिका, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, फ्रांस। देखिए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होती हैं जो आपकी बहुत ठंडी कंट्रीज होती हैं, जैसे आपका नॉर्वे की साइड जो कंट्रीज हैं वो कहलाती हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ठीक है, तो इसका आंसर भी यहाँ पर है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। हुआ क्या था, हमने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मैक्सिमम एक्सर्ट्स ऐसे हैं जो कि हमने किसी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हुए हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझिए, जब आपका कभी मान लीजिए आपका घर बनता है आपका, ठीक है, तो आप क्या सोचते हो कि मैं अपने घर की बाउंड्री वॉल उस पर्टिकुलर घर के जैसे बनवाऊंगा क्योंकि मैंने वहां पे अच्छी देखी थी, वो उस घर की बाउंड्री वॉल अच्छी थी। या फिर आप इंटरनेट पे सर्च करते हो कि कैसी बनवाऊं, किसके पास ज़्यादा अच्छी डिज़ाइन है। ठीक, यही हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के दिमाग में भी कि ऑलरेडी जो आज़ाद कंट्रीज़ हैं उनकी उनमें से किसके पास अच्छी चीज़ें हैं जो हम ले लें। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में हमने मैक्सिमम चीज़ें जो हैं, कई चीज़ें जो हैं हमारी, वो बोरोड हैं। तो लोकपाल का आइडिया कहाँ से है? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से आया है। क्लियर? आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। मूविंग ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन टू बोथ इंडियन एंड अमेरिकन फेडरेशन? इनमें से कौन सा फीचर इंडियन और अमेरिकन फेडरेशन के लिए कॉमन है? सिंगल सिटीजनशिप, 3 लिस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन, डुअल जुडिशरी, या फिर फेडरेशन सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए सिंगल सिटीजनशिप तो नहीं, क्योंकि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है और यूएस में डबल सिटीजनशिप है। यानी कि आप मान लो आप मध्य प्रदेश में रहते हो, ठीक है, तो अगर डबल सिटीजनशिप का मतलब ये होता है एक तो आपके पास मध्य प्रदेश की सिटीजनशिप होगी, एक आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप होगी। ऐसा नहीं होता हमारे वहाँ, है ना। हमारे वहाँ सिर्फ एक सिटीजनशिप होती है, हम इंडिया के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं। ठीक, यूएस में क्या होता है कि अगर आप कैलिफोर्निया में रह रहे हो तो एक तो आप कैलिफोर्निया के सिटीजन हो, साथ ही दूसरी तरफ आप यूएस के सिटीजन हो। क्लियर है? तो ये गलत है, ना ऑप्शन बी सही है ना सी सही है। आंसर क्या सही है हमारा इसमें? ऑप्शन डी, दैट इज फेडरल इंटरप्रिटेशन, फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि देखिए होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज होती है वो बड़ी कंफ्यूजिंग होती है। यानी कि उसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। जब कभी मामला फंसता है जाके कि जैसे मान लीजिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मान लीजिए गठन होना है, ठीक, अब हो रहा है, किसी ने डाल दी अपनी, किसी ने प्रेसिडेंट को मान लीजिए ऐसा करना है, प्रेसिडेंट को किसी जज को अपॉइंट करना है। अब कुछ अगर उसमें मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो किसी ने बोला कि ये रूल है, आपको तो इन्हीं को करना पड़ेगा। अब उस रूल के क्या होता है, कभी कभी इंटरप्रिटेशन, दो अलग अलग इंटरप्रिटेशन होते हैं। तो प्रेसिडेंट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट से पूछता है कि आप हमें बताओ, आप हमें एडवाइस करो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये लाइन लिखी है इसका मतलब आप हमको बताओ। तो इसका मतलब होता है फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है ये बात आपको? आगे बढ़ते हैं। Who was the first women president of who was the first women president of Indian National Congress? कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, एनी बेसेंट, या नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर है एनी बेसेंट। ये आपके सीजीएल में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। द आंसर इज एनी बेसेंट। बच्चों को कंफ्यूजन किस में होता है? सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट में। क्यों? बच्चे कभी कभी तो बच्चे सोचते हैं सीधे सीधे सरोजनी नायडू मार देते हैं क्योंकि इनका नाम इन्होंने सुना होता है बच्चों ने। लेकिन देखिए है क्या, लोग सोचते हैं कि अब ये तो फॉरेनर हैं तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट तो हो ही नहीं सकती, लेकिन थी। ये श्री एनी बेसेंट भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी। कब थी? ये आपका हुई थी, देखिए 1914 में जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ था। जब वर्ल्ड एनी बेसेंट, ये बेसिकली ब्रिटिशर लेडी थी एक। जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ था 1914 में, तो एनी बेसेंट ने इंडिया से होम रूल लीग लॉन्च करी थी। इंडिया में इन्होंने होम रूल लीग लॉन्च करी थी इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए, कि हमें आज़ादी देने के लिए इन्होंने लॉन्च करा था ये, राइट। इसीलिए ये 1917 में, कब बनी? 1917 में ये बनी। क्या बनी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की विमेन प्रेसिडेंट, पहली महिला प्रेसिडेंट, पहली महिला राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति तो हम इसको नहीं कहेंगे, प्रेसिडेंट ही कहेंगे। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। नाउ which of the following president has exercised a power which is called pocket veto in constitutional terminology? देखिए पॉकेट वीटो क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है। ये प्रेसिडेंट के पास कुछ अपनी पावर्स होती हैं, उनमें पॉकेट वीटो भी एक पावर होती है।
जब प्रेसिडेंट जो है बिल के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेता है, जैसे आपको पता है, देखिए बिल कभी भी लॉ बनना होता है तो प्रेसिडेंट का सिग्नेचर बहुत जरूरी है उसके लिए। तो प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है, उसके पास बिल आया, वो कोई उसके ऊपर ना साइन कर रहा है ना वापस भेज रहा है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड पॉकेट वीटो। तो ये किसने किया था सबसे पहली बार? वीवी गिरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ज्ञानी जैल सिंह। तो इसमें से कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, राइट, दैट इज ज्ञानी जैल सिंह। नाउ सी, एक्सप्लेनेशन इज पॉकेट वीटो आपको दिया हुआ है कि ये क्या होता है, किस बिल के लिए किया गया था? पोस्ट ऑफिस बिल 1987, राइट। पोस्ट ऑफिस बिल 1987 was passed by the parliament and it allowed the government to intercept all the communication through mails। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम इसीलिए आ गई थी, क्यों आ गई थी? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये प्राइवेसी से रिलेटेड बात आ गई थी कुछ। ये बिल कुछ ऐसा था कि एक प्रपोजल था जो आपकी जितनी भी ये सब एक्टिविटीज़ होती हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को चेक करने के लिए ये था कि जितने भी मेल्स जाते हैं, जितने भी कम्युनिकेशन थ्रू मेल्स होता था, सरकार चाहे तो उसको इंटरसेप्ट कर सकती है, यानी सरकार चाहे तो किसी का भी खत खोल के पढ़ सकती है। ये हक सरकार के पास, ये हक सरकार ने लेने के लिए बिल पास किया था, जो कि ज्ञानी जैल सिंह साहब ने इसके ऊपर साइन नहीं किया था और उन्होंने पॉकेट वीटो यूज करते हुए उसको स्टे लगा दिया था उसके ऊपर अपनी अपनी तरफ से, राइट। नाउ ये हुआ क्यों था, आपको ये भी एक बार बता दिया जाए। देखिए था क्या ये, अगर जब तक सरकार नहीं कहेगी, ये अगर ऐसा था कि मान लीजिए कोई भी चीज होनी है, मान लीजिए कोई न्यूज कल पर अगर छपनी है अगर अखबार में, तो ये बिल ये था कि पहले तो जो भी न्यूज है वो सरकार के पास जाए, जब सरकार उसको अप्रूव कर देगी तब फिर वो न्यूज पब्लिश हो पाएगी न्यूज़पेपर में। अब देखिए कितनी बड़ी दुविधा है ये, मतलब कितनी बड़ी विडंबना विडंबना की बात है कि अगर ऐसा हो गया तो फ्रीडम ऑफ प्रेस तो चला गया। प्रेस का फ्रीडम बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार कोई भी अगर गलत काम करती है वो प्रेस ही होता है जो कि उसको मीडिया के पब्लिक के सामने लेके आता है। तो ये बिल के लिए ऊपर बहुत प्रोटेस्ट भी हुआ था उस टाइम पर। नाउ ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन द प्रेसिडेंट बी इम्पीच्ड? इनमें से कौन से ग्राउंड के ऊपर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो सकता है? वॉल्यूशन ऑफ जुडिशियल सिस्टम, मिस यूज ऑफ पावर, वॉल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या नन ऑफ दीज। देखिए इम्पीचमेंट मतलब होना है, ये होता है यानी प्रेसिडेंट को रिमूवल का जो टर्म यूज करते हैं प्रेसिडेंट को अपनी पोस्ट और पावर से हटाने के लिए, दैट इज कॉल्ड इम्पीचमेंट। तो क्या है इसका ऑप्शन सी, दैट इज वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कौन से आर्टिकल में इम्पीचमेंट की बात कही गई है? आर्टिकल 61। आर्टिकल 61, प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड फ्रॉम द ऑफिस फॉर वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन करता है। ये आर्टिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है, आपको याद होना चाहिए ये कि कौन से आर्टिकल में इम्पीचमेंट के बारे में कहा गया है। इसको हिंदी में बोलते हैं महाभियोग, महाभियोग चलाया जाना, ठीक है। ये भी कई बार आ चुका है एग्जामिनेशन में कि आपका कौन से आर्टिकल के अंडर में इम्पीचमेंट दिया हुआ है। नाउ इम्पीचमेंट कैन बी इनिशिएटेड बाय द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बाय एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी हाउस, कोई भी हाउस, चाहे लोअर हाउस चाहे अपर हाउस, यानी कि चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा, कोई भी उस इम्पीचमेंट को स्टार्ट कर सकती है। कैसे? 1/4 ऑफ द मेंबर्स को रिटन में चार्जेस फ्रेम करके प्रेसिडेंट के पास भेजने होते हैं और 14 डेज नोटिस को दिया जाता है प्रेसिडेंट को कि आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए। उसमें वो चाहे तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हाउस में आए और रिप्लाई दे कि नहीं भाई हमारे ऊपर जो भी ऐसे ऐसे जो चार्जेस लगाए गए हैं वो सही हैं गलत हैं जो भी है, या फिर अपना रेजिग्नेशन दे दे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट लीडर टू यूज द वर्ड स्वराज वॉज, किस लीडर ने पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया था? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, या लाला लाजपत राय? तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, दैट इज दादा भाई नौरोजी। कब हुआ था? कैलकाटा सेशन 1906। इसमें लीडर ऑफ कांग्रेस अडॉप्टेड स्वराज। कौन से सेशन में? देखिए यहाँ दो तीन चीजें आपको एक ही क्वेश्चन में दो तीन चीजें मिल रही हैं। कौन से सेशन में स्वराज हुआ था? कैलकाटा सेशन। कब? 1906। उसके लीडर कौन थे कैलकाटा सेशन के? दादा भाई नौरोजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है कैलकाटा सेशन बाय द वे। स्वराज मतलब अपना राज, स्वराज स्वयं का राज। क्लियर हो गई बात? ये होता है स्वराज का मतलब, सेल्फ गवर्नेंस। हु इज द फादर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स? इंडियन पॉलिटिक्स का फादर किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अगेन सी, दैट इज दादा भाई नौरोजी को हम फादर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत के लिए इनमें से कौन सी बात सही नहीं है?
मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज 20, द प्रेसिडेंट ऑफ जनपद मैक्सिमम स्ट्रेंथ 20 हो सकती है। द प्रेसिडेंट ऑफ जनपद पंचायत नॉमिनेट्स 5 पंचेस, नहीं। पंच, देखिए पंचायत में क्या होता है, एक सरपंच होता है, बाकी उसकी एक पंचों की समिति होती है एक, ठीक है। तो ये कह रहे हैं, सेकंड पॉइंट कहता है कि जो जनपद पंचायत का जो प्रेसिडेंट होता है वो 5 पंचों को नॉमिनेट करता है, या फिर इक्वल वोट्स आर फाउंड, अगर जो इलेक्शन होता है पंचों का, जब पंच का इलेक्शन होता है, अगर इलेक्शन में इक्वल वोट्स फाइंड आए तो लॉटरी सिस्टम पे उसका जो होता है उसका इलेक्शन होता है। तो देखिए ये सभी बातें यहाँ पर गलत हैं। ऑल ऑफ दी अबव, दैट मीन्स इनकरेक्ट पूछा गया था, करेक्ट नहीं। ऑल ऑफ दी सभी गलत हैं। एक बात और आप और ध्यान रखें कि इंडिया में किसी का भी लॉटरी सिस्टम पे कहीं डिसीजन नहीं होता है किसी इलेक्शन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। What is the special constitutional position of जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है जो कि किसी और स्टेट की नहीं है? वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है? बिल्कुल गलत। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं है इस इंडिया में। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, ठीक है। It has its own constitution. Indian laws are not applicable. It is not one of the integral parts of Indian Union. बहुत गलत बात है, बिल्कुल ये ऑप्शन डी बिल्कुल इंटीग्रल यूनिट है इंडियन यूनियन का। क्या अंतर है? सिर्फ ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। ये जम्मू एंड कश्मीर के ही साथ एक ये फीचर जुड़ा हुआ है कि इस स्टेट का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। और आप अगर जम्मू एंड कश्मीर के नहीं हैं तो आप चाहें तो आप जम्मू एंड कश्मीर में जाके आप कभी ज़मीन भी नहीं खरीद सकते, लैंड भी नहीं परचेस कर सकते। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे रूल्स हैं, ऐसा है चीज़ें। आप चाहें तो किसी भी और स्टेट में इंडिया के खरीद सकते हैं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में आप नहीं कर सकते ये काम। नाउ the PM, Union Cabinet Minister, CM and Council of Minister are all the members of Prime Minister, Union Cabinet Minister यानी जो प्रधानमंत्री की अपनी कैबिनेट होती है मिनिस्टर्स की, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर ऑल द मेंबर्स ऑफ, ये सभी लोग किस पर्टिकुलर एक बॉडी के मेंबर्स होते हैं? प्लानिंग कमीशन, जोनल काउंसिल, रीजनल काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, इस प्रश्न का उत्तर ये है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के ये सभी मेंबर्स होते हैं और इसका चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इस काउंसिल का चेयरमैन होता है, ठीक है। देखिए एनडीसी और राष्ट्रीय विकास परिषद is the apex body for decision making and deliberation on development matters which is presided over by the PM। ये हो गए इनके चेयरमैन। क्यों होती है ये? ताकि कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज और रैपिड डेवलपमेंट आपस में प्रमोट हो सके। देखिए है क्या, स्टेट के पास बहुत सारे डेवलपमेंट के हेड्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी स्टेट का हेड है, जमीन एग्रीकल्चर स्टेट का हेड है, पर सेंटर भी इनके ऊपर पॉलिसी बनाता रहता है, ठीक है। तो एक अच्छे तालमेल के लिए, एक अच्छे कोऑर्डिनेशन के लिए ये कमेटी बनाई गई है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये काउंसिल बनाया गया है इससे, ताकि इसमें क्या होता है, सभी चीफ मिनिस्टर्स आए, वो अपनी बात रखें प्रधानमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री उनकी बात सुने और एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रहे। बहुत इंपॉर्टेंट काउंसिल है ये, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। I think it's enough for this lesson, students. हम इसके आगे के क्वेश्चंस इसके नेक्स्ट लेसन में लेते हैं, राइट? थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपना डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स। नाउ द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज एनैक्टेड एज अर्ली एज इन 1979। इन 1979 में एंटी डिफेक्शन लॉ किस स्टेट में सबसे पहले लागू हुआ था? किस स्टेट में एनैक्ट किया था? क्योंकि ये लॉ है, लॉज एनैक्ट किए जाते हैं। केरला, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर एंड तमिलनाडु। So the answer for this question is option B, that is West Bengal। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये कौन से स्केड्यूल में दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में कई स्केड्यूल्स हैं, तो ये कौन से स्केड्यूल में है ये? तो ये है 10th स्केड्यूल में है ये एंटी डिफेक्शन लॉ, राइट? नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड? किस पार्ट में डीपीएसपी, जो हम कॉमनली डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कौन से पार्ट में इंट्रोड्यूस करे गए हैं? राइट, सो द ऑप्शंस आर Part 9, Part 4, Part 9A और Part 4A। So the answer for this question is Part 9, that is, sorry, option B, that is Part 4। अब कौन से आर्टिकल से कौन से तक आर्टिकल्स के हैं ये? 36 से लेके 51। देखिए आपको कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि आप अगर आपके पास एक नोटबुक और पेन हो तो एक लिस्ट बना लें कि आपके फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं, ठीक है।
देन फंडामेंटल ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्या है फंडामेंटल राइट्स का और वो कौन से पर्टिकुलर आर्टिकल में दिए गए हैं, ठीक है। सिर्फ आपको फंडामेंटल राइट्स के लिए आपको मालूम होना चाहिए कौन सा आर्टिकल किस फंडामेंटल राइट के लिए है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी के लिए खाली आपको मालूम होना चाहिए कि ये कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है, दैट इज 36 से 51। इससे ज्यादा आपको डीपीएसपी में कुछ नहीं जानना है, ठीक है। नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए भी आपको मालूम होना चाहिए सेम चीज की कौन से आर्टिकल से लेकर के कौन से आर्टिकल तक है, दैट्स इट। लेकिन फंडामेंटल राइट्स में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल को करस्पॉन्ड करता है, क्लियर। क्योंकि क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है वहां से। नाउ which of the following are not envisaged by the constitution, इनमें से कौन सी जितनी भी ये बॉडीज हैं इनमें से कौन सी ऐसी बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बनाते समय, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तब इसमें कौन सी ऐसी बॉडी थी जो नहीं सोची गई थी या जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलता है कि ये होनी चाहिए। सीएजी, इलेक्शन कमिश्नर, यूपीएससी या नन ऑफ दीज। दैट मीन्स द आंसर फॉर दिस इज नन ऑफ दीज, राइट। ऑप्शन डी। देखिए सीएजी, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन ये सभी की सभी इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं और ये क्या हुई थी, ये सभी की सभी कॉन्स्टिट्यूशन में अपना स्थान है इनका। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं तो जो सीएजी है, सीएजी देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक सीएजी का मेंशन है, ठीक है। इसी तरह यूपीएससी भी है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी हैं, ये सभी कॉन्स्टिट्यूशन ने बोले थे। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, इनमें से ऐसी कौन सी बॉडी ऐसी नहीं है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बोली थी, तो ये सारी तो बॉडीज हैं, तो इसलिए आंसर नन ऑफ दीज, क्लियर। नाउ द राइट टू वोट इन इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, नेचुरल राइट या लीगल राइट। राइट टू वोट है वो इनमें से कौन सा राइट है, तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। संवैधानिक अधिकार, यानी कि ये जो अधिकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है अपने सिटीजन्स को। देखिए पहले क्या था, इसके लिए पहले एज 21 हुआ करती थी, लेकिन लेकिन अब जो एज है वो 18 है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था एक, उसके बाद इस एज को कर दिया गया था 18 साल। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये एज होती थी 21 साल, ठीक। नाउ राइट टू वोट कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 326। कौन सा आपका पार्ट है, पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 15 इलेक्शन से डील करता है, क्लियर। अब राइट टू वोट टू एवरी सिटीजन अबव एज ऑफ 18 ईयर्स, आपने सुना होगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मतलब क्या होता है। देखिए फ्रेंचाइज मतलब होता है वोट करना, ठीक। यूनिवर्सल एडल्ट यानी कि जितने भी भारत के एडल्ट नागरिक हैं, 18 साल से ऊपर के नागरिक हैं, वो सभी वोट कर सकते हैं, क्लियर है बात। विच अमंग विच स्टेट फर्स्ट पंचायती राज वॉज एस्टैब्लिश, इनमें से किस उसमें पहला पंचायती राज एस्टैब्लिश हुआ था। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। So the answer for this question is option B, that is Rajasthan was the first state to establish पंचायती राज। और स्कीम किसने इनॉग्रेट करी थी, उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कब करे, 2 अक्टूबर 1959। नागम डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम भी इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि ये पहली बार ये एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक नोवल फीचर है। बाकी हर जगह जितनी भी कंट्रीज हैं वहां या तो सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट होती है या स्टेट लेवल गवर्नमेंट होती है। ये थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट हो रही थी जो कि गांव के लिए, जो कि एक सरकार बना, जो गांव के लिए एक पंचायत, एक छोटी सी गवर्निंग बॉडी बनाई जा रही थी। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक नोवल फीचर है, ये आपको किसी और कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलता है, राइट। तो इसलिए आपको ये मालूम होनी चाहिए ये बात। Now, the provision for the representation of Anglo-Indian community लोक सभा में एंग्लो इंडियन कमेटी का जो रिप्रेजेंटेशन, एक मस्ट रिप्रेजेंटेशन है कि इतने मेंबर्स एंग्लो इंडियन कमेटी के होने चाहिए, वो किस आर्टिकल में मेंशन है, 331, 221, 139, 320। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज योर आर्टिकल 331। नाउ किस पार्ट में है ये, पार्ट 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सब्जेक्ट टू स्पेशल प्रोविजन। जितने भी एससी, एसटी, ओबीसी और एंग्लो इंडियंस की जो भी स्पेशल प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 330 से 342 में लिस्टेड है। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन पार्ट आपको सिर्फ इसलिए बताया जाता है कि अगर आपको मतलब एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन याद करने में, रिटेन करने में आसानी हो, एल्स आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आर्टिकल 331 है वो, क्लियर। नाउ which of the following famines of the 19th century in India has been described as sea of calamity, इनमें से कौन सी फेमाइन को हम सी ऑफ कैलामिटी बोलते हैं। राजपूताना फेमाइन फेमाइन 1868 से 69, बिहार फेमाइन 1873 की, या मद्रास प्रेसिडेंसी फेमाइन, या फिर ओडिशा फेमाइन।
तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज उड़ीसा फेमाइन। इसमें लाखों लोग मर गए थे इसमें। अगर आपको, खैर आपने अगर हिस्ट्री में, इसका हिस्ट्री में खैर थोड़ा सा उल्लेख कम है इसका थोड़ा सा, क्योंकि ये कोई नेशनल इशू, इसको मतलब उस समय बहुत ये ब्रिटिश राज था तो काफ़ी कोशिश भी करी गई थी दबाने की, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर बहुत, कभी भी इस टाइप की चीज़ अगर कहीं भी कॉलोनी होती है, ब्रिटिशर्स की मान लीजिए कॉलोनी है, और अगर इस टाइप की चीज़ अगर आ जाती है कभी भी कोई, तो कोशिश करी जाती है कि वो दबा दी जाए। क्यों? ताकि इंटरनेशनली खबर ना जाने पाए, वरना दबाव पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं इस कंट्री में। ठीक है, तो भुखमरी हो गई थी यहाँ पे। कहाँ? उड़ीसा फेमाइन 1866 से 67 तक हुआ था, जो कि बाद में मद्रास और हैदराबाद मैसूर भी फैल गई थी। क्या हुआ था? भयानक सूखा पड़ा था एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ राइस क्रॉप्स। गवर्नमेंट ने इंपोर्टेड राइस बट इट रीच्ड ओनली व्हेन मिलियंस ऑफ पीपल हैव स्टार्व्ड टू डेथ। इतना लेट एक्शन हुआ था गवर्नमेंट का। नाउ, which writs could be imposed against a person believed to be holding a public office to which he is not entitled to? यानी कि इनमें से कौन सी रिट एक पर्सन के अगेंस्ट चलाई जा सकती है, इशू करी जा सकती है, जो कि एक पब्लिक ऑफिस में बैठा हो, बिना उसकी एंटाइटल नहीं है। यानी कि मान लीजिए आप कल को आप किसी ऑफिस में गए, आपने देखा वहां पे जो अधिकारी बैठा है, वहां जो ऑफिसर बैठा है, वो एंटाइटल नहीं है, वो तो कोई रैंडम आदमी आके वहां बैठ गया है और वहां से नहीं हट रहा है। तो अब आपके पास क्या पावर है? कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने आपको क्या पावर दी हुई है कि आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले पाए? आप सीधे सीधे रिट फाइल कर सकते हैं। उसको वहां पे जो आपका ये बेसिकली कोर्ट, आप रिट फाइल करते हो तो कोर्ट रिट इम्पोज करता है उसके, उस पर्सन के अगेंस्ट। कौन कौन सी होती हैं रिट्स? इन चार में से आपको बतानी है। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यो वारंटो या प्रोहिबिशन। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, क्यो वारंटो। इट इज मेंशन इन आर्टिकल 32 ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 32 में ये मेंशन है क्यो वारंटो, यानी कि किस अधिकार से, हिंदी में इसको बोलते हैं किस अधिकार से, मतलब कि भैया किस अधिकार से आप इस चेयर पे जो आप बैठे हुए हो, ये एक सरकारी चेयर है। सरकारी चेयर यानी कि इस कुर्सी की बात नहीं कर रहे हैं हम, पोस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एक सरकारी पोस्ट है, तो आप कैसे बैठे हुए हो आप यहाँ पे? ठीक है, तो ये कोर्ट इशू करती है। देखिए, बाय व्हाट मींस और विद व्हाट अथॉरिटी, किसने आपको अथॉरिटी दी? क्लियर? 19th, द ऑब्जेक्टिव रेड शर्ट्स मूवमेंट वाज, रेड शर्ट मूवमेंट किसके लिए था? क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट पाश्तूनिस्तान, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, एक्टिविटीज ऑफ ट्रेड यूनियंस इन इंडिया, या फिर फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश। देखिए हुआ क्या था यहाँ पे, रेड शर्ट जो मूवमेंट था, खुदाई खिदमतगार थे, कुछ लोग थे खुदाई खिदमतगार, किसके अंडर में? अबुल गफार खान, NWFP यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में ये शुरू हुआ था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है आपकी, तो देखिए कौन सी हैं आपका, ये उस समय हुआ करता था इंडिपेंडेंस के पहले के टाइम पे। जो आपका ये पाकिस्तान और ये पंजाब के साइड का जो जितना भी रीजन है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, वो होता था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। वहाँ शुरू हुआ था ये, अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों के अगेंस्ट शुरू हुआ था रेड शर्ट मूवमेंट। किसने शुरू किया था? खुदाई खिदमतगार बोलते थे, यानी कि खुदा के खिदमतगार, मतलब सर्वेंट्स ऑफ गॉड, इन सपोर्ट ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सपोर्ट में ये शुरू हुआ था। किसके अंडर में? अब्दुल गफार खान। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी। इसको आपको मेन इसमें क्या याद रखना है कि खुदाई खिदमतगार किसके अंडर में आते, किसके अंडर में ये करते थे? अब्दुल गफार खान के अंडर में। ठीक है, और ये किस एरिया में हुआ था? ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, राइट? Which of the following is correct? The president is the head of the Indian states. He is the first citizen of India. He acts as a symbol of unity, integrity and solidarity of the nation. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है? तो the answer is D, यानी कि इसके सभी स्टेटमेंट्स एकदम सही हैं। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट्स, बिल्कुल सही बात है। देखिए इंडियन स्टेट का मतलब यहाँ ये नहीं हुआ कि आप सोचेंगे स्टेट यानी कि राज्य की बात हो रही है, ऐसा नहीं है। पॉलिटी में जब हम स्टेट बोलते हैं, देखिए क्योंकि अगर आप कभी देखें कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है द स्टेट शैल एंडेवर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, इस टाइप की लैंग्वेज यूज करता है। तो यानी कि ये मतलब नहीं हुआ स्टेट यानी कि यूपी, MP और दिल्ली, बिहार, मुंबई, सॉरी महाराष्ट्र, ये नहीं। स्टेट को हम कंट्री को भी स्टेट कह के बुलाते हैं। पॉलिटी के लैंग्वेज में हम कंट्री को भी स्टेट कह के बुलाते हैं। जब लिखा होगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि वहां पे ये कंट्री की बात कर रहा है या स्टेट इन पर्टिकुलर की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा कि द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट बोला गया है तो आप सोचें कोई एक स्टेट है। स्टेट का मतलब कंट्री भी होता है। ठीक,
पहला सिटीजन होता है कंट्री का, सही बात है, और एक सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडारिटी ऑफ द नेशन के लिए काम करता है। यस, बिल्कुल सही, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, काइंडली रीड द लेक्चर, रिव्यू द लेक्चर अगर आपको पसंद आए तो, सो दैट आई गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर एंड मोर लेक्चर्स फॉर यू, राइट? थैंक यू सो मच। Hello and welcome students. हम start करते हैं question number 21 onwards. Now the question states that in which of the following session of Indian National Congress Mahatma Gandhi was apprised of the problems of Champaran peasants? यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की जो समस्या थी उससे अवगत कराया गया था? ऑप्शन ए बनारस सेशन 1905, कैलकाटा सेशन 1906, स्वात सेशन, दिस इज नॉट स्वात सेशन, इट शुड बी सूरत सेशन then, or या फिर लखनऊ सेशन 1916. So the answer for this question is option D, that is जो आपका ये लखनऊ सेशन था 1916 में, ये आपका, इसमें गांधी जी को चंपारण के किसानों के बारे में बताया गया। देखिए उसमें था क्या चंपारण में, एक्चुअली क्या होता था उस समय, किसानों से ज़बरदस्ती इंडिगो इंडिगो उगाया जाता था। ब्रिटिशर्स बोलते थे कि अगर हमने आपको एक ज़मीन दी है किसान खेती करने के लिए, तो इसके इतने पोर्शन पे आपको इंडिगो की खेती करनी पड़ेगी। इंडिगो का काम होता है डाई वगैरह में काम आता है, डाई बनाने में। तो आपको इतने पे खेती ही, मतलब मान लीजिए आपको 30% ज़मीन पे इंडिगो उगाना पड़ेगा या 50% ज़मीन पे इंडिगो उगाना पड़ेगा। तो ये बड़ी ही समस्या थी, क्योंकि खाने को वैसे ही नहीं होता था, फूड ग्रेन वैसे ही कम होते थे, जितनी ज़मीन थी उतनी पर्याप्त नहीं थी खेती के लिए, साथ में एक इतना एक ऑटोक्रेटिक सा रूल उनके ऊपर, तो ये बड़ा ही मुश्किल हो रहा था, राइट? तो फिर गांधी जी ने इसके अगेंस्ट किया था चंपारण सत्याग्रह। नाउ ये आपका पूरा लिखा हुआ है जो डिस्क्रिप्शन मैंने अभी आपको दिया, राइट? नाउ इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हु डिस्चार्जेस द फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की एब्सेंस में कौन फंक्शन के, जो प्रेसिडेंट के फंक्शंस कौन डिस्चार्ज करता है, यानी प्रेसिडेंट की ड्यूटीज कौन लेता है? अटॉर्नी जनरल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या एडवोकेट जनरल? तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, इसका उत्तर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, एक आपको एग्जाम्पल भी बताऊं इसके लिए, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ये एक थे हमारे चीफ जस्टिस थे, 1950s की बात है ये शायद। इन्होंने चार्ज लिया था प्रेसिडेंट का, जब एक प्रेसिडेंट थे उनका वो एक्सपायर हो गए थे वाइल इन ऑफिस, उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे। वाइस प्रेसिडेंट भी किन्हीं रीज़न से नहीं ले पाए थे, वाइस प्रेसिडेंट आए प्रेसिडेंट की जगह पे। देखिए आपको हायरार्की बताता हूँ, प्रेसिडेंट को अगर कोई भी आउट ऑफ ऑफिस है तो वाइस प्रेसिडेंट उनकी ड्यूटी लेता है उस समय के लिए, ठीक? उस समय के जो प्रेसिडेंट थे वो कुछ ही किन्हीं कारणवश एक्सपायर कर गए, वाइस प्रेसिडेंट ने उनकी ड्यूटी संभाली। अब वाइस प्रेसिडेंट को नए प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन, मतलब खुद से उन्होंने बोला कि मैं खुद प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ूंगा। उन्हें ऐसा करने के लिए ऑफिस छोड़ना पड़ा। उन्होंने नए इलेक्शन के लिए ऑफिस छोड़ा, अब लेकिन ऑफिस तो कभी खाली रह नहीं सकता, तो उस समय चीफ जस्टिस आए। तो आपका ये भी क्वेश्चन आता है, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ये थे पहले चीफ जस्टिस जो कि प्रेसिडेंट बने। आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इलेक्शन कमीशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है, या संवैधानिक क्यों? देखिए इससे हमें एक और चीज़ पता चल गई कि इलेक्शन कमीशन जो है ये एक संवैधानिक बॉडी है, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, क्योंकि इसका वर्णन हमको मिलता है, इसका एक्सप्लेनेशन हमको मिलता है किसमें? अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए आर्टिकल पूछा गया है ना, इसका मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? आंसर सी, दैट इज Article 325. Clear? Now, Part 15 of the Constitution has mentioned about elections, और in particular 325 में election commission की बात हुई है, और ये Part 15 में complete elections की बात हुई है, right? आपको ये नहीं याद रखना है कि ये रेंज आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये मालूम होना चाहिए कौन से पार्ट में है, और इलेक्शन कमीशन क्योंकि वो एक संवैधानिक बॉडी है तो उसका कौन सा आर्टिकल है, बस आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इन इलेक्शन कमीशन हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर करेंटली? इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर्स हैं करेंटली? 1 2 3 या 4? तो इसका आंसर है 3 मेंबर्स हैं सर। आज की डेट में, जब ये बॉडी फॉर्म हुई थी तब सिर्फ एक मेंबर हुआ करते थे, और आज की डेट में अमेंडमेंट्स हुए, और उसके बाद अब ये है कि आज की डेट में 3 मेंबर होते हैं इलेक्शन कमीशन में। ठीक है, और उनका टेन्योर क्या होता है, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है। इनका टेन्योर होता है 6 ईयर्स। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ अपने आप पता चल गया होगा। नॉर्मली अपने टेन्योर चीज़ों के 5 ईयर्स सुनने की आदत होती है। क्यों? राज्यसभा, सॉरी, लोकसभा 5 साल, सरकार
5 साल, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो कि गवर्नमेंट के उस पे रहते हैं अगेन 5 साल, स्टेट में इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल पे, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेट जो हमारी स्टेट की असेंबलीज होती हैं, तो इसीलिए जो जो 6 साल मिले जहाँ जहाँ पे आपको वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी तरह कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि यूएस में इलेक्शंस कितने टाइम पे होते हैं, तो यूएस में इलेक्शंस कितने टाइम पे होते हैं, तो देखिए सर इसका आंसर है 4 साल में होते हैं। एवरी 4 years द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कंडक्ट्स इलेक्शंस, क्लियर, हर 4 साल पे वहाँ इलेक्शन होते हैं। तो यहाँ की बात करें तो इनका टेन्योर इलेक्शन कमीशन का होता है 6 साल का, इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, कब से, अक्टूबर 1993 से। ये सब आपको याद नहीं करना है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा 1-2 लाइन्स का रखूँ, ताकि आपको पढ़ाई जब आप करो, जब आप इनको कहीं नोट करो, तो चीज़ें ज़्यादा रिटेन रहती हैं रादर दैन टू द पॉइंट आंसर देने से, ठीक है। तो इनका टेन्योर आपको याद रखना है 6 ईयर्स होता है, और या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। इसको समझने के लिए हम ऐसे समझ लें, यानी कि मान लीजिए हमारे एक इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनकी एज 61 है, तो अब वो 6 ईयर्स तक नहीं रहेंगे, वो सिर्फ 65 साल की उम्र तक, यानी 65 ईयर्स की एज तक रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़े हम। इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्राइन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज इंक्लूडेड, किस आर्टिकल में डॉक्ट्राइन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंक्लूडेड है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ देखिए क्या होता है, बेसिकली अगर सही कहा जाए तो इस क्वेश्चन को कायदे से प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ होना चाहिए, ना कि डॉक्ट्राइन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। क्या डिफरेंस है दोनों में। प्रोसीजर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको मानता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अगर कोई भी लॉ ऐसे पास हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो बातें कही गई हैं कि पहले बिल इंट्रोड्यूस होना चाहिए, फिर उसके बारे में थोड़ी सी हियरिंग होनी चाहिए, क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग होनी चाहिए, ये सब स्टेप्स फॉलो करके अगर कोई भी लॉ पास हुआ है तो वो वैलिड है, ठीक। ये होता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। देखिए क्वेश्चन पे तो हम आएंगे, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसलिए आपको समझाने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि अभी तक पॉलिटी का कोर्स कोई अवेलेबल नहीं है, है लेकिन अभी कोई फ्रेश अभी आपका नया नहीं आया है, तो मैं सोच रहा हूँ आपको एमसीक्यूज के साथ साथ आपकी थोड़ी स्टडी भी चलती रहे। तो देखिए ये हो गया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये इंडिया फॉलो करता है, ठीक है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहा है। अब यूएस में क्या फॉलो होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि लॉ चाहे आपका सही प्रोसेस फॉलो करके आया हो चाहे ना आया हो, इवन अगर आया भी हो, अगर लॉ ने पूरा प्रोसेस भी फॉलो किया है लेकिन वो मॉरली सही नहीं है, यानी कि वो चीज़ जो भी लॉ पास होने जा रहा है वो गलत है, सिटीजन्स के ऊपर अच्छा असर नहीं पड़ेगा उसका, तो लॉ रिजेक्ट हो जाता है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ जैसा भी हो, अगर उसने जो प्रोसीजर दिए गए हैं अगर उसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशन में वो अगर पास करता है तो लॉ पास हो सकता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर नज़र रखता है, सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को ध्यान रखता है, और अब वो कहता है अब हम डॉक्ट्राइन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लेके आए। तो ये किस में बात करता है, किस में लाने के लिए बात करता है, वो किस आर्टिकल में, तो द आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि आर्टिकल 21 में वो इस बारे में बात करता है, ठीक है। वो आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन ऐसे करता है कि इसका मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ठीक है। सरकार कहती है कि नहीं प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ये कहते हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं डॉक्ट्राइन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। क्लियर हो गई ये बात आपको एकदम अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ द इंडियाज इंडिपेंडेंस वाज, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी क्लेमेंट एटली, ऑप्शन सी रैमसे मैकडोनाल्ड, या ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो इनका आंसर है आपका ऑप्शन बी, दैट इज क्लेमेंट एटली। क्लियर। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा अपने दिमाग में कि इंडिया के वाइसरॉय कौन थे। ये उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ये, ठीक है। इंडिया के वाइसरॉय से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे कौन थे। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम पे जो कि इंदिरा गांधी जी के समय पे हुई थी, ये तो खैर ऑप्शन आपको आंसर देना चाहिए इसका। जो इमरजेंसी के टाइम पे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद एंड नीलम संजीवा रेड्डी, फखरुन अली अहमद एंड इंदिरा गांधी, ज्ञानी जैल सिंह एंड मोरारजी देसाई, या ज्ञानी जैल सिंह एंड इंदिरा गांधी। तो देखिए हम सबको ये बात तो पता है कि इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर, लेकिन प्रेसिडेंट कौन थे, ऑप्शन बी यानी कि फखरुद्दीन अली अहमद जो थे, फखरुद्दीन अली अहमद ऑनररी फखरुद्दीन अली अहमद साहब, ये उस समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है। आगे बढ़े। तो देखें द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर,
मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितनी होनी चाहिए? पहली चीज़ तो देखिए, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में नहीं होती है, ठीक है। इस समय सिर्फ 7 ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट में होती है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो फिक्स नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, जो कि हैं 7, सिर्फ उनमें है, जिसमें आपका यूपी आता है, आपका जम्मू आता है, राइट। इस टाइप से ये 7 की लिस्ट है। तो खैर, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 60, 80, 100। तो आपका इसका आंसर है ऑप्शन ए 40, ठीक है। दो इसके क्राइटेरिया होते हैं। क्या दो तरीके होते हैं? या तो इट शुड नॉट बी, मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। किससे ज्यादा? 1/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। मान लीजिए अगर लेजिस्लेटिव असेंबली, लेट्स से स्टेट असेंबली में 300 सीट हैं, तो इसका मतलब 1/3 कितना हुआ? 100। तो इसका मतलब ये हो कि 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन 100 से ज्यादा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन किससे कम भी नहीं होना चाहिए? 40 से कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक बात है। 40 से कम भी नहीं होना चाहिए, और 1/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट असेंबली से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गई बात को? देखिए नीचे एक नंबर है, लेकिन ऊपर नंबर फिक्स नहीं है। लोअर लिमिट फिक्स हो गई 40 की, अपर लिमिट डिपेंड करता है उस स्टेट की स्टेट असेंबली में कितनी सीट है। ये अलग अलग स्टेट के लिए, हर स्टेट के अलग अलग होता है, ये कोटा फिक्स होता है सेंसस के अकॉर्डिंग। नाउ what is just a second students, yeah, what is the minimum number of members in state legislative assembly of India? minimum number of members state legislative assembly में कितने होने चाहिए? 400, 500, 550 या 450? तो the answer for this is option B, मैक्सिमम मेंबर्स होने चाहिए आपके कितने? 100, एंड मिनिमम नंबर्स होने चाहिए आपके मेंबर्स आपके 60। यहाँ पे आपका क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, और वो गड़बड़ ये है कि आपसे यहाँ पूछा गया है मिनिमम, जबकि कायदे से क्वेश्चन जो होना चाहिए यहाँ पे, पार्डन स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लीज़ इसको मैक्सिमम कर दीजिएगा इसको, ठीक है। प्लीज़ इसको मैक्सिमम कर दीजिएगा, यहाँ थोड़ा एरर है इस जगह पे। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? तो इट इज 500। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल की बात नहीं हो रही है, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट की बात नहीं हो रही है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है। मैक्सिमम 500, मिनिमम 60। तो नाउ द सेक्युलर फीचर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिराइव्स इट्स स्ट्रेंथ फ्रॉम पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडिया का सेक्युलर फीचर है, जो गवर्नमेंट का जो सेक्युलर फीचर है, ठीक है, वो अपनी स्ट्रेंथ किस पार्ट से डिराइव करता है? यानी कि कौन से पार्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि सरकार को सेक्युलर होना चाहिए? तो इसका आंसर है आपका आंसर सी, दैट इज आर्टिकल 15, फंडामेंटल राइट, राइट। क्या? prohibition of age, prohibition on the discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex और place of birth, यानी कि सबको इक्वालिटी, ठीक है। यानी कि सबको इक्वालिटी, ये हो गई आर्टिकल 15। ये इक्वालिटी की बात यहाँ पे आई किस में? आपको देखिए कंफ्यूजन के लिए आपको 15 और 25 से 28 दोनों ही दिए गए हैं। देखिए 15 एंड 25 ये इसका आंसर है। क्यों? यहाँ पे अगर हम सेक्युलर की बात करें तो यहाँ इक्वालिटी की बात हो रही है कि सरकार की नज़र में हर, चाहे वो किसी भी मजहब, किसी भी धर्म, या किसी भी जाति, या किसी भी संप्रदाय, या किसी भी रंग, या किसी भी अगर किसी भी चीज़, किसी भी तरह का आपको डिस्क्रिमिनेशन सरकार नहीं कर सकती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। किस आर्टिकल से ये चीज़ निकल के आती है? किस आर्टिकल से हम ये बात समझते हैं? आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 25 to 28, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्लियर? सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन यानी आपको क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको क्वेश्चन के साथ साथ जितनी और नॉलेज हो सके दे दी जाए। बहुत ज़्यादा आपको डीप में भी नहीं लेके जाऊँगा कि आपको यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नॉलेज नहीं दी जाएगी। सिर्फ इतनी देने की कोशिश मेरी रहेगी कि जितनी आपको आपके दिमाग में चीज़ें याद हो जाएँ। आपको एक थोड़ा स्टोरी या थोड़ी मूवी टाइप की आपके दिमाग में बन जाए, राइट? थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। काइंडली रेट कीजिएगा, लेसन को रिव्यू कीजिएगा, उससे बहुत एनकरेजमेंट मिलता है हम लोगों को, राइट? थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं हम अपना डिस्कशन, क्वेश्चन नंबर 31 ऑनवर्ड्स। नाउ क्वेश्चन स्टेट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंजॉयज स्पेशल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा स्टेट स्पेशल प्रोविजन एंजॉय करता है? सिक्किम, नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर या तेलंगाना? तो आंसर है उसका जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का ऐसा सीन है कि भारत सरकार का कोई भी लॉ जो अपार्ट फ्रॉम डिफेंस, कम्युनिकेशन, और आपका एक सेक्टर और है जो कि है आपका
फॉरेन पॉलिसी, इन तीन को छोड़ के भारत सरकार का कोई भी लॉ जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं होता है। जम्मू एंड कश्मीर का एक अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। आर्टिकल 370 में ये बात लिखी गई है। इसीलिए आपने सुना होगा इस बार जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब अपना कैंपेन कर रहे थे 2014 इलेक्शंस में, उन्होंने बोला था कि हम आर्टिकल 370 को हटा देंगे और जम्मू एंड कश्मीर समस्या को सुलझा देंगे, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 370 में ये बातें लिखी गई हैं। क्लियर है ना। पंचायती राज इज बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, community cooperation and development, people participation in government, cultivation of political awareness in rural masses। यानी कि पंचायती राज की आइडियोलॉजी क्या है, यानी कि पंचायती राज का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो किस पे बना है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर को बांटना, या फिर कम्युनिटी का कॉर्पोरेशन और डेवलपमेंट, कम्युनिटी का कॉर्पोरेशन और डेवलपमेंट हो, ठीक है। पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोग आके पार्टिसिपेट करें, या फिर कल्टिवेशन ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस इन रूरल मासेस, जो हमारे गांव के लोग हैं उनको उनके अंदर एक पॉलिटिकल अवेयरनेस आए। तो देखिए इसका जो आंसर है दैट इज आंसर ए, यानी कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए अगर वो नहीं होता, पंचायत नहीं होती, तो पावर किसके पास होती, स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है। अब क्योंकि पंचायत है, पंचायत क्यों बनाई गई, स्टेट गवर्नमेंट के लिए। स्टेट गवर्नमेंट तो देखिए मेन सिटी में सिचुएटेड होती है, ठीक है, वो गांव से बहुत दूर होती है, गांव इतने अंदर अंदर होते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के कई बार तो कोई मंत्री वहां तक कभी पहुंचते ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए पंचायती राज सिस्टम करा गया ताकि एटलीस्ट गांव वगैरह की एक अपनी खुद की एक बॉडी हो जो कि उनके वेलफेयर को देख पाए। देखा जाए तो ये पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The 81st Constitutional Amendment Bill deals with 81st Constitution Amendment Bill किससे डील करता है, सेटिंग अप ऑफ सेपरेट स्टेट ऑफ उत्तराखंड, रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक एंड स्टेट लेजिस्लेचर, रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ओबीसी, या ग्रांट ग्रेटर ऑटोनॉमी फॉर जम्मू एंड कश्मीर। देखिए डी तो अब क्या ही आंसर होगा, क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी इतनी ऑटोनॉमी है, हम कम करने की बात कर रहे हैं। ये होता है एलिमिनेशन का मेथड। आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम चल रही है, वो इनकी ऑटोनॉमी की ही वजह से है। इनके पास इतना ज़्यादा फ्रीडम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई होल्ड लगा ही नहीं पा रही है उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो ये आंसर तो वैसे ही गलत हो गया, राइट नाउ। अब आते हैं आगे, तो फिर क्या है आंसर बी, यानी कि रिजर्वेशन ऑफ विमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ये इसलिए हुआ था क्योंकि देखा ये गया कि विमेन की जो कंडीशन थी इंडियन सोसाइटी में, वो काफ़ी डिग्रेडेड सी सिचुएशन थी, उनको जो उनका हक मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था, ठीक। तो ये समझा गया कि एक नारी अगर हम नारियों का रिप्रेजेंटेशन अगर हम रखेंगे अपनी संसद में, तो फिर काफ़ी उनको फ़ायदा हो सकता है। शायद एक नारी ही अच्छे से समझ सके कि बाकी महिलाओं की समस्या का है क्या है, राइट। इसीलिए ये लाया गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, और अब रिजर्वेशन जो वुमेन की सीट्स पार्लियामेंट में फिक्स हो गई हैं। नाउ दिस अमेंडमेंट एक्ट वाज मेड इन 2000 by inserting new clause 4b after clause 4 in article 16। आपको ये सब कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ याद रखना है कब ये अमेंडमेंट आया, ठीक है। Now, which of the highest body approves 5-year plan of our country? कौन सी highest body है जो 5-year plan अप्रूव करती है, पार्लियामेंट, सेंट्रल कैबिनेट, प्लानिंग कमीशन, या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? अगर आपको याद हो तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो यहाँ से अप्रूव होते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। जो बड़े बड़े प्लानिंग वाला जितना भी काम है डेवलपमेंट के लिए, दैट इज फ्रॉम दिस नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्लियर। और इसका चेयरमैन कौन होता है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, आपको याद होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, रोल्स फंक्शंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर नॉट अंडर द प्रीव्यू ऑफ द फाइनेंशियल कमीशन। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रोल, फंक्शन या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फाइनेंशियल कमीशन की। जो फाइनेंशियल कमीशन होता है वो इनमें से कौन सा रोल नहीं परफॉर्म करता है। शेयरिंग ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर स्टेट, सेंटर स्टेट के बीच में जो टैक्सेस का जो शेयर है वो डिस्ट्रीब्यूट करना। रिकमेंडिंग प्रिंसिपल्स फॉर गवर्निंग द ग्रोथ इन एड टू द स्टेट बाय सेंटर, आपको रिकमेंडेशन, स्टेट को रिकमेंडेशंस देना कि सेंटर की तरफ से क्या ग्रोथ रिकमेंडेशंस देना। रिकमेंडेशंस ऑन मैटर रिफर्ड टू इट बाय द प्रेसिडेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन साउंड फाइनेंस, प्रेसिडेंट को एडवाइजरी फंक्शन देना, राइट। या फिर प्रिपरेशन एंड पीरियोडिकल रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा कि जो फंक्शन नहीं है, तो आपका आंसर है यहाँ पे
डी, इलेक्टोरल रोल्स का कोई भी मतलब नहीं बनता है फाइनेंशियल कमीशन का। देखिए फाइनेंशियल कमीशन का मेन रोल क्या होता है जो आपको एसएससी में मिलेगा, वो ये होगा कि फाइनेंशियल कमीशन का कोर रोल क्या है। इस क्वेश्चन को बस थोड़ा सा एक लेवल बढ़ाने मैंने इसका एक लेवल बढ़ा दिया है और नॉट डाल दिया है इसमें। तो इसका जो आपको एग्जाम में मिलेगा वो होगा कौन सा फंक्शन है, और उसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा फाइनेंशियल कमीशन का जो काम होता है वो होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन है फंड्स का बिटवीन स्टेट एंड सेंटर में। जैसे कि मान लीजिए, देखिए होता क्या है, अब स्टेट के पास कई सब्जेक्ट होते हैं, जैसे रोड्स है, ब्रिजेस बनाना है सिटी के अंदर, या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब स्टेट के सब्जेक्ट हैं। अब इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? स्टेट के फंड्स जो होते हैं वो इतने सफिशिएंट तो होते नहीं हैं, ठीक। तो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देती है इन सब चीज़ों के लिए। अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, किस स्टेट को कितना मिलना चाहिए, ये सब जो है वो काम होता है फाइनेंशियल कमीशन का। क्लियर हो गई बात? तो इसलिए इलेक्टोरल रोल्स का तो दूर दूर तक कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पर, इसलिए आंसर डी है हमारा, कि डी कभी इसका काम नहीं होता है। नाउ इलेक्शन कमीशन इज अ कौन सी बॉडी है? लेजिस्लेटिव बॉडी, नॉन फॉर्मल बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। आपको बहुत अच्छे से पता है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, राइट। और देखिए एक थोड़ा सा और, लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब क्या होता है? लेजिस्लेटिव बॉडी यानी कि आप लोगों को शायद इसमें भी शायद कंफ्यूजन हो, जो हम लोग बोलते हैं कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जुडिशरी तो आप बहुत आराम से समझ जाते होंगे कि ये न्यायपालिका हो गई। लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेचर वो जो रूल लॉज बनाए, जो नए नए लॉज बनाए, वो हो गए लेजिस्लेचर। जैसे कि पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कंप्लीट लेजिस्लेचर होता है। तो फिर एग्जीक्यूटिव क्या होता है? एग्जीक्यूटिव वो होता है जो उन लॉज को इंप्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाए। जैसे कि मान लीजिए आप आपके कॉलेज में कोई नया रूल आया, सरकार की तरफ से कोई नया रूल आया, ठीक है। ये हुआ कि इतनी इतनी, मान लीजिए हर ईयर में या हर साल हर स्ट्रीम में 20-20 सीट जो है वो गरीब बच्चों को दी जाएंगी, ठीक है। अब ये तो हो गया लेजिस्लेचर, सरकार का काम, लॉ बना दिया। एग्जीक्यूटिव इस केस में क्या होगा? आपके कॉलेज के डायरेक्टर होंगे जो इसका रूल बनाएंगे कि अच्छा हम इस चीज को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो इसलिए अब इंडिया में एग्जीक्यूटिव कौन होता है? कैबिनेट। जो लोकसभा में जो प्रधानमंत्री की कैबिनेट होती है वो होता है एग्जीक्यूटिव, क्योंकि वो लोग रूल्स बनाते हैं कि कोई भी लॉ कैसे इंप्लीमेंट होगा। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गया बात लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव की यहाँ पे इसी जगह पर। तो ये कमीशन बॉडी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन। नाउ इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजन इज अडॉप्टेड फ्रॉम, सिंगल सिटीजन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है इंडिया में? जैसा कि आपको मालूम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें बोरोड हैं कई जगह से। तो ऑप्शन है कनाडा, फ्रांस, इंग्लैंड या फिर यूएसए। तो आपका आंसर है सी, दैट इज इंग्लैंड। इंग्लैंड में भी सिंगल सिटीजनशिप का ही कॉन्सेप्ट है। यूएस में डबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डुअल सिटीजनशिप, बंदा स्टेट का भी सिटीजन होता है जिस स्टेट में वो रहता है, और कंट्री का भी। आगे बढ़ते हैं। Which of the following categories can be initiated only in लोकसभा? सिर्फ इनमें से कौन सी जो चीज है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही शुरुआत हो सकती है? ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, प्राइवेट मेंबर बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो देखिए सर इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मनी बिल। मनी बिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही स्टार्ट इनिशिएट किया जा सकता है, राज्यसभा को इसके ऊपर कोई हक नहीं होता है। ये काफी बड़ी पावर होती है लोकसभा की। इसीलिए देखिए जानते हैं होता क्या है, थोड़ा सा अब देखिए पावर का मिसयूज कैसे होता है। कभी कभी जब सरकार चाहती है कोई नया टैक्स लगाए या कुछ इस टाइप की चीज करे, जो कि या कोई ऐसा लॉ बनाए जो कि सरकार चाहे पास हो जाए, सरकार की मेजोरिटी है लोकसभा में, राज्यसभा में अगर नहीं है, तो सरकार क्या चाहती है कि हम इस बिल को मनी बिल का नाम दे दें। वो तय कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। सरकार कोशिश करती है अगर हम इस बिल को मनी बिल का नाम दे दें तो राज्यसभा के रिजेक्शन के बाद भी हम इसको पास कर ले जाएंगे। ये पूरी कोशिश होती है सरकार की। आप समझ रहे हैं बात को? तो इसको बोलते हैं रूल को तोड़ना मरोड़ना, कि सेम चीज लिखी है उसका इंटरप्रिटेशन ऐसे हम कर दें कि हम इसी चीज को अगर किसी तरह हम इसको मनी बिल के नाम पे अगर हमने स्पीकर से पास करवा दिया तो चाहे राज्यसभा का रिजेक्शन हो हम फिर भी इसको पास करा ले जाएंगे। ये बात होती है, इसीलिए मनी बिल का बहुत इंपॉर्टेंस होती है, राइट। सो दिस इज मनी बिल। ये सिर्फ लोकसभा में चालू हो सकता है, इनिशिएट किया जा सकता है। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाय कैमरल अंडर, पहली बार जो आपका इंडियन लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरल रखा गया। बाई कैमरल का मतलब होता है टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। तो ये कब हुआ, कौन से एक्ट में हुआ?
1861, 1892, 1915 या फिर 1919? तो देखिए इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, दैट इज 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब इसमें क्या हुआ था, बाई कैमरल तो आया ही आया था कि दो हाउसेस बना दिए गए थे पार्लियामेंट के, उस समय इसको ये नाम नहीं दिए गए थे। और साथ ही में क्या हुआ था कि डायरेक्ट इलेक्शंस भी आए थे। डायरेक्ट इलेक्शंस का मतलब ये नहीं कि आज की तरह से आप समझें, डायरेक्ट इलेक्शंस उस समय कैसे हुआ करते थे कि कुछ पर्टिकुलर सेक्शन को खाली वोट देने का राइट था, जैसे कि सिर्फ जो एजुकेटेड सेक्शन था, जो पढ़ा लिखा सेक्शन था, उसमें भी फिक्स जो बड़े बड़े लॉयर्स हो गए या जो बड़े राजाओं के खानदान के लोग हो गए, सिर्फ उनके पास ये राइट हुआ करता था वोट देने का। लेकिन फिर भी डायरेक्ट इलेक्शंस की शुरुआत तो हो ही गई थी वहां से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डज इंडिया फॉलो? इंडिया कौन सी फॉर्म की गवर्नमेंट फॉलो करता है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम विद इट्स प्रेसिडेंट एज मोस्ट इंपॉर्टेंट अथॉरिटी, फुल्ली फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरेशन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बट शोइंग अ यूनिटरी बायस, या फिर नन ऑफ द अबव? तो देखिए इसका आंसर है सी, दैट इज फेडरेशन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बट शोइंग अ यूनिटरी बायस। इसका मतलब क्या होता है, पहले तो आपको ये समझाया जाए। देखिए फेडरल सिस्टम क्या होता है, जैसे यूएस में है, यानी कि स्टेट्स मिल के, देखिए यूएसए एक है क्या, ये भी आपको बता दिया जाए। 1787 में एक थर्ड, ये ब्रिटिशर्स बहुत बड़े, आज तक सबसे बड़े जो कॉलोनियल्स हुए हैं, जिन्होंने सबके ऊपर रूल किया है, वो ब्रिटिशर्स हुए हैं। अमेरिका के ऊपर भी ब्रिटिशर्स का रूल था। 1787 में यूनाइटेड नेशंस, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो आज कहलाता है, 13 स्टेट्स हुआ करते थे। 13 स्टेट्स हुआ करते थे जो कि ब्रिटिशर्स रूल करते थे जिनके ऊपर नॉर्थ अमेरिका में। वो साथ आए, ब्रिटिशर्स को उन्होंने हटाया, ओवर पावर किया, हटाया। 13 स्टेट्स थे, वो साथ आए, उन्होंने बोला क्यों ना हम साथ में आके एक नेशन फॉर्म कर दें। तो 1787 में फिलाडेल्फिया कन्वेंशन हुआ। आपको नोट नहीं करना है, ये आपकी नॉलेज के लिए खाली ये बातें। 1787 में फिलाडेल्फिया कन्वेंशन हुआ और उन्होंने एक रैटिफिकेशन किया, जिससे कि सारे स्टेट्स, 13 स्टेट्स ने साथ में आके अमेरिका फॉर्म कर लिया। इसीलिए उसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्लियर? तो वहां पे क्या होता है ना, फेडरल गवर्नमेंट है कि सेंट्रल में तो होता ही होता है, साथ में स्टेट के अपने रूल्स होते हैं, अपने लॉज होते हैं। ऐसा जैसे इंडिया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही हर चीज गवर्न होगी। वहां पे ऐसा नहीं होता है, वहां पे स्टेट सेपरेट है और कंट्री का लॉ अलग है। तो इंडिया में क्या होता है, ऑल्दो हमारा फेडरल सिस्टम है, हमारे पास भी सेंटर और स्टेट है, लेकिन शोइंग अ यूनिटरी बायस, मतलब कि यूनिटरी बायस मतलब कि हम सिर्फ सेंट्रल के ही लॉज पे चलते हैं, जो मेन लॉज हैं, हमारे बड़े बड़े लॉज हैं। इसीलिए हमने कंप्लीटली यूनिटरी नहीं बोला, यहाँ पे यूनिटरी बायस बोला है कि थोड़ा झुकाव है हमारा यूनिटरी की तरफ। क्लियर हो गई बात आपको? तो ये होता है फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम। अब मैं पूरा डिटेल में तो आपको अभी यहाँ नहीं समझा सकता, और खैर आपके काम की चीज भी नहीं है फेडरल और यूनिटरी क्या होता है, ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताया गया, राइट? सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट। हम क्वेश्चन नंबर 41 ऑनवर्ड्स आगे अपने अगले लेसन में डिस्कस करते हैं। आपको अगर ये लेसन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको रेट कीजिए और रिव्यू कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच। वेलकम स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम अपना डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 41 ऑनवर्ड्स। तो देखिए, फर्स्ट स्टेट एस्टैब्लिश्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज, ओके, आप इसको लिंग्विस्टिक स्टेट कर लीजिएगा, अपने नोट्स में आप इसको कर लीजिएगा, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट एस्टैब्लिश्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, राइट? क्योंकि स्टेट क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। मेन क्वेश्चन इंपॉर्टेंस रखता है कि लिंग्विस्टिक स्टेट कौन सा बना था पहला। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक यानी भाषा के आधार पर पहला स्टेट कौन सा था। जैसे आज की डेट में आप देखते हैं आपका तमिलनाडु भाषा के आधार पर स्टेट है, एक आपका आंध्र प्रदेश भी है भाषा के आधार पर, केरला अलग है। एक ही जैसी भाषा बोलने वाले लोग वहां मिलते हैं। गुजरात में सिर्फ गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र मराठी बेसिस पे अलग है। तो ये सब क्या है, कैसे हुआ ये सब, स्टार्टिंग कैसे हुई इसकी? तो देखिए हुआ क्या था, इसका जो आंसर है वो है आपका आंध्र प्रदेश। बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था आपका इंडिपेंडेंस के बाद कि हमको हमारी भाषा के आधार पर आप स्टेट्स को अलग करिए। तो इसके लिए कई बार, तो 3 बार, पहले तो 2 बार कमिटीज़ बनाई गई, और दोनों कमिटीज़ ने बोला कि नहीं, भाषा के आधार पर देश बांटने का मतलब है कि हम बंटवारा करेंगे, तो भाषा के आधार पर नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी उसके बाद भी फिर आंध्र प्रदेश की एक काफ़ी बड़े लीडर थे, उन्होंने हंगर स्ट्राइक कर दिया। और फिर गवर्नमेंट, इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगे, रोड्स पे प्रोटेस्ट होने लगे, वायलेंट हो गए प्रोटेस्ट, तो सरकार को झुकना पड़ा। और पहला स्टेट जो बना था वो बना था आंध्र प्रदेश, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, ठीक है, भाषा के आधार पर, राइट? कब हुआ? अक्टूबर 1953 में। इन अक्टूबर 1953 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज
फोर्स टू क्रिएट यानी क्योंकि वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे, ठीक है। और तेलुगु भाषी लोग, जितने भी तेलुगु, आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया था नोन एज आंध्र प्रदेश बाय सेपरेटिंग द तेलुगु स्पीकिंग एरिया फ्रॉम मद्रास प्रेसिडेंसी। पहले मद्रास का ही पार्ट हुआ करता था ये आपका आंध्र प्रदेश, मद्रास जो कि बाद में चेन्नई बन गया। क्लियर? Now, who is the only president of India as an independent unopposed candidate? ये कौन सा ऐसा अकेले प्रेसिडेंट हुए हैं जो कि अनअपोज्ड सेलेक्ट हो गए हैं? जाकिर हुसैन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नीलम संजीवा रेड्डी या फिर ज्ञानी जैल सिंह? तो इसका आंसर है, ये भी आपके सीजीएल में 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुका है, दैट इज नीलम संजीव रेड्डी। ये अनअपोज तो हुए ही हुए, साथ में ये एक और ग्लोरी है इनके पास, ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे हैं, नीलम संजीव रेड्डी। क्लियर? यंगेस्ट एवर इंडियन प्रेसिडेंट। क्लियर? सिक्स्थ प्रेसिडेंट है ये, आपको ये नहीं याद करना है सिक्स्थ है, आपको याद रखना है कि ये यंगेस्ट थे और आपको ये जो थे वो अनअपोज्ड इलेक्ट हुए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट्स द ड्यूरेशन ऑफ जन गण मन व्हेन एंड व्हेन वाज दिस सung फॉर द फर्स्ट टाइम? तो देखिए ये हुआ था आपको, कहाँ पे हुआ था ये, इसका ड्यूरेशन सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, ये बेसिकली एलिमिनेशन का क्वेश्चन है। अगर आपको जैसे, क्योंकि आपको खुद जानते हैं कि 52 सेकंड्स, इधर जनगण मन के ऊपर थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी क्योंकि मूवी थिएटर्स में प्ले करने के लिए, और कुछ लोगों ने रिट भी फाइल कर दिया था क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब ने 51 सेकंड में ही खत्म कर दिया था, या शायद 50 सेकंड्स में खत्म कर दिया था, तो काफी पॉपुलर हुई थी ये बात। तो इट इज 52 सेकंड्स का आपका जनगण मन होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कब गाया गया था पहली बार? 24 जनवरी 1950 में। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। और एडॉप्ट कब हुआ था? देखिए हुआ क्या था, जब दिल्ली दरबार लगा था 1950 में, जब दिल्ली दरबार सजाया गया था, किसके स्वागत में? किंग जॉर्ज 5 के स्वागत में। तब हुआ ये था कि उनके ऑनर में ये बात गाया गया था, जन गण मन, यानी कि सभी जनता आपका गुणगान करते हुए। अब इसका पूरा एक मीनिंग होता है, हम डिटेल में नहीं जाते हैं फिर इसको, ना हमारा लेसन बहुत लंबा खिंच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, विच कमीशन रिजेक्टेड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस? देखिए फिर हम वहीं पे आ गए क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हुई थी। किस कमीशन ने बोला कि नहीं, लिंग्विस्टिक आधार पे सही नहीं है? जेवीपी कमीशन, एमवीए कमीशन, आरजेपी कमीशन, जीआरबी कमीशन? तो आपका आंसर है ऑप्शन ए, जेवीपी कमीशन। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है, ये यूपीएससी एसएससी दोनों में ही इनफैक्ट एक क्वेश्चन आ चुका है कि जेवीपी की फुल फॉर्म क्या है, जेवीपी कमीशन की फुल फॉर्म क्या है, या कि इसमें कौन कौन से लोग थे? तो जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल एंड पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया। ओके, ये तीनों के नाम लिखे हैं आपके। क्लियर? नाउ 45, which of the following official languages has completed its 50 years in 2017 and under which constitutional amendment act it was introduced? 2017 में। देखिए क्योंकि अब सीजल थोड़ा सा करंट पे भी जोर देने लगा है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इस हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस भाषा ने अपने 50 साल पूरे करे हैं। आपका जो 22nd शेड्यूल है, देखिए ये भी ध्यान रखिएगा, अच्छा बात आई है तो ये भी आप सुन लीजिए। जो भाषाएं दी हुई हैं, जितनी भी भाषाएं दी हुई हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, एट्थ शेड्यूल है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें है। और कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है। इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगता है हिंदी नेशनल लैंग्वेज है तो गलत है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंडिया की 22 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं। क्लियर? और ये किसमें है? एट्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा? ऑप्शन ए, दैट इज सिंधी लैंग्वेज। ये 21st अमेंडमेंट में जोड़ी गई थी, सिंधी लैंग्वेज। इसके 50 साल पूरे हुए हैं 2017 में। क्लियर? नाउ द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग इज। देखिए आपको कितने अच्छे को, आपको ये इसमें ये जीएस एसएससी की बड़ी अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है? जनरल नॉलेज हमें बहुत सिखा देती है, ऐसी चीजें जो हमें पता होनी चाहिए हमें वो बहुत सिखा देती है ये हमारी एसएससी की जीएस। तो क्या रेशियो होना चाहिए? ये ऑप्शन है सी, दैट इज 3:2, यानी कि 3 लेंथ एंड 2 ब्रेथ, 3 यूनिट्स ऑफ लेंथ एंड 2 यूनिट्स ऑफ ब्रेथ, ये रेशियो होना चाहिए। राइट? आगे बढ़ते हैं हम। Government Office of Governor General of India was introduced under which act? Government of India Act 1935, Charter Act of 1853, Government of India Act of 1919 या Charter Act of 1833? तो देखिए ऑप्शन डी, दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो एक्ट थी उसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात करी गई थी। ठीक है, नाउ
आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ क्या था। देखिए 1833 के पहले क्या हुआ था, गवर्नर जनरल की पोस्ट तो पहले ही आ चुकी थी, ठीक, लेकिन वो इंडिया के लिए नहीं थी, वो सिर्फ बंगाल के लिए थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स का जो एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था वो था बंगाल। तो बंगाल, मद्रास और ये आपका मुंबई। अब इसमें क्या होता था कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें था बंगाल, तो गवर्नर जनरल बंगाल पहले ही आ चुके थे। फिर ये जो आपका 1833 जो हुआ है चार्टर एक्ट, ये वाली जो है, इसमें क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि अब हम वो ऑफिसेज जो हैं, सीधे सीधे जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको वो ऑफिस एबॉलिश करके हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हम स्टैब्लिश कर रहे हैं, और आज से बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाएगा, ठीक है। और कौन थे पहले गवर्नर जनरल? इंडिया के, ध्यान रखिएगा, इंडिया के बोला गया है, बंगाल का नहीं। लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्लियर, लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। Now, who has the power to declare an area as a scheduled area for the protection of scheduled tribes? देखिए किसके पास ये पावर है? प्राइम मिनिस्टर के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, गवर्नर ऑफ द स्टेट हैविंग दैट एरिया, या फिर प्रेसिडेंट। तो ये पावर आती है ऑप्शन डी, दैट इज प्रेसिडेंट के ही पास ये पावर है कि किसी भी एरिया को वो स्केड्यूल्ड एरिया कह दे, ताकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो आपके प्रोटेक्शन के लिए कह दे। अब क्यों ऐसा है, हम क्यों इस चीज़ को करते हैं? देखिए होता क्या है ना कि आज भी भारत में ऐसी प्रजातियां हैं जो कि बहुत ही पीछे हैं, मतलब वो उनके पास कुछ भी उनको नहीं, एजुकेशन वगैरह तो बहुत बात की चीजें हैं, उनके पास इस समय पहनने को भी कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं पहनते। कई अंडमान निकोबार में कई ऐसी प्रजातियां हैं, कुछ कुछ मध्य प्रदेश में जो जंगल हैं उनमें ऐसी कुछ प्रजातियां रहती हैं। तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए आप उनके ऊपर सारे लॉज आप नहीं लगा सकते। ये शेड्यूल एरिया हम क्यों करते हैं डिक्लेयर? क्योंकि जो हमारे बाकियों के लिए जो चीज़ मना ही है, कई ऐसे रूल्स होते हैं जो इनके लिए मना नहीं होते हैं, उन एरियाज में मना नहीं होते हैं, उन सिटीजन्स के लिए, वहाँ के उन लोगों के लिए, क्योंकि उनका अपलिफ्टमेंट करना होता है, इसलिए हम उनको बहुत बाउंडेशन नहीं लगा सकते। तो ये प्रेसिडेंट ही कर सकता है ये काम। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन, किस डेट पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949, या 15 अगस्त 1947? आंसर इज बी। बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन और बहुत ही ब्यूटीफुल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? आप सभी को पता है कि हमारा रिपब्लिक डे तो 26 जनवरी 1950 को होता है, तो हम 26 नवंबर 1949 मार्क कर रहे हैं? देखिए हुआ क्या था, अगर आप प्रियम्बल आपने कभी पढ़ा हो, प्रियम्बल में नीचे लिखा हुआ है कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर रहे हैं। डिफरेंस समझिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को, एनैक्ट किया यानी लागू में लाए, हमने मान लिया उसको 26 नवंबर से, और इनैक्ट किया यानी कि लागू में लाए 26 जनवरी 1950 से। क्लियर? तो अडॉप्टेड अगर आए तो आप ये करोगे, इनैक्टेड आए तो आप ए करोगे। क्लियर हो गई बात? नाउ हु वाज कॉल्ड द फादर ऑफ द लोकसभा? किसको फादर ऑफ द लोकसभा कहा जाता था? पीवी नरसिम्हा राव, गुलजारी लाल नंदा, जीवी मावलंकर, या चौधरी चरण सिंह? तो आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज जीवी मावलंकर। क्लियर? ही इज कॉल्ड द फादर, ही वाज कॉल्ड द फादर ऑफ लोकसभा। क्लियर? थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हम 51 to 60 अपने नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम अपना आगे का डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 51, दिल्ली यूनियन टेरिटरी कब बनी? 1947, 1950, 1956 या 1911? तो आपका आंसर है आंसर सी, 1956 में दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी बनी। देखिए हुआ क्या था, 53 में आपके स्टेट्स का डिवीजन जो है वो शुरू हुआ था। इनिशियली 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज थी, ठीक है, 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज थी। फिर स्टेट्स का डिवीजन शुरू हो गया लिंग्विस्टिक बेसिस पे, और जिन ऐसे एरियाज जो किसी भी स्टेट में नहीं डिमार्केट करे गए वो बन गए यूनियन टेरिटरीज। राइट? यूनियन टेरिटरीज डायरेक्टली रूल करी जाती हैं सेंट्रल्स के थ्रू, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली रूल करती है उनके ऊपर। क्लियर? तो 1956 में ये हुआ। नाउ who is represented as the chairperson of नीति आयोग? नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन होता है? प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? आपका आंसर है सी, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? दैट इज प्राइम मिनिस्टर। नाउ
व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल टाइम गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट के दो सेशन के बीच में मैक्सिमम परमिसिबल टाइम गैप कितना होता है? 4 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, 5 मंथ? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 6 मंथ्स। 6 महीने का टाइम गैप होता है कि पार्लियामेंट मैक्सिमम इतना, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए किन्हीं दो सेशन के बीच में टाइम गैप। क्लियर? नाउ द पार्लियामेंट एंजॉयज द एक्सक्लूसिव राइट टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट्स कंटेन्ड इन। पार्लियामेंट के पास किस लिस्ट के ऊपर लॉज बनाने का पूरा पूरा एक्सक्लूसिव राइट होता है कि इस पे स्टेट नहीं बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही बनाएगी? तो वो है द यूनियन लिस्ट। ठीक है, देखिए होता क्या है, यूनियन लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, कंकरेंट लिस्ट में दोनों ही बनाते हैं। स्टेट लिस्ट की एक और खास बात ये भी होती है, इमरजेंसी के टाइम पे स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जिस पे बना सकती है लॉज, इमरजेंसी के टाइम पे यूनियन गवर्नमेंट चाहे तो वो भी पूरे पूरे लॉज बना सकती है स्टेट लिस्ट के ऊपर। यूनियन गवर्नमेंट के पास बहुत पावर होती है, राइट? तो क्लियर हो गई ये बात आपको? तो द आंसर इज द यूनियन लिस्ट। नाउ which of the following is not associated with parliament? prorogue, adjournment, dissolve, dismiss? तो देखिए पहले तो हम समझते हैं ये होते क्या हैं टर्म्स। प्रोरोग का मतलब होता है टू डिसकंटिन्यू अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट। सेशन चल रहा है, हमने प्रोरोग कर दिया यानी कि इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। एडजर्न का मतलब होता है सस्पेंड करके बाद के लिए बोल दिया, कि जैसे हम बोलते हैं ना मीटिंग इज एडजर्न, माने कि अभी के लिए हम इसे रोक रहे हैं और आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। डिसोल्यूशन क्या होता है? एंड और टर्मिनेट ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लोअर हाउस को, यानी कि लोअर हाउस होता है लोकसभा आपका, उसको टर्मिनेट कर देना, एंड कर देना, दैट इज डिसोल्यूशन। ठीक है, लोकसभा डिसॉल्व कर देना, खत्म, मतलब सरकार फिर से री इलेक्शन होंगे, सरकार फिर से चुनी जाएगी, राइट? तो इसका आंसर है आपका बी, एडजर्नमेंट, कि ये पार्लियामेंट का फंक्शन नहीं होता है। सस्पेंशन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स टू अनदर टाइम एंड प्लेस, राइट? कोर्ट में होता है। एडजर्नमेंट जो होता है कोर्ट में होता है। आपने सुना होगा मूवीज में बोलते हैं द कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे, यानी कि आज के लिए कोर्ट की प्रोसीडिंग्स रोक दी गई हैं, अब किसी अगले टाइम से होगी वो प्रोसीडिंग्स। क्लियर? नाउ लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन विच इज कॉल्ड पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ। यूनियन का वो लेजिस्लेटर जो कि जिस विच कंसिस्ट ऑफ पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, पार्लियामेंट में क्या क्या चीजें आती हैं? तो याद रखिए पार्लियामेंट के 3 पिलर्स होते हैं, दैट इज योर प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। प्रेसिडेंट, राज्यसभा जिसको हम कहते हैं अपर हाउस, एंड लोकसभा जिसे हम कहते हैं लोअर हाउस। अब आपको शायद कंफ्यूजन आए कि हम कैसे याद रखें कि कौन सा लोअर हाउस है कौन सा अपर हाउस है। लोअर हाउस एल से होता है, राइट? लोकसभा भी एल से है, तो आपको याद रहेगा। दिस इज जस्ट, ये एक तरीका है छोटा सा याद करने का, ऑल्दो वेग लगेगा, लेकिन याद करने की कोई भी छोटा बहुत सा तरीका हमारा काम चल जाता है। ठीक है, तो दोनों एल से हैं, इसलिए लोकसभा इज लोअर हाउस। नाउ व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? 25 ईयर, 18 ईयर, 30 ईयर्स एंड 35 ईयर्स। देखा जाए तो मिनिमम एज को हम कहेंगे 25 ईयर्स, लेकिन अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक्चुअल में इसका जो आंसर है वो होता है 25 ईयर्स एंड 30 ईयर्स। क्यों? तो देखिए 25 ईयर्स तब अगर जो हमारा प्रधानमंत्री साहब हैं वो अगर लोकसभा के मेंबर हैं तो 25 ईयर्स, और अगर वो राज्यसभा के मेंबर हैं तो इट इज 30 ईयर्स। क्लियर? नाउ क्लियर, 25 एंड 30 ईयर्स। Now, which of the following is the permanent house? Permanent house कौन सा होता है? लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आपका इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 2 and 4। जैसे राज्यसभा होती है वैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, और इन दोनों को ही डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, राइट? इन दोनों को ही डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। इनमें एक एमपी जो होता है उसका टर्म होता है 6 ईयर्स, हर 6 साल पे आपका एमपी जो होता है वो चेंज होता है, और हर 3 साल पे 1/3 एमपीज जो होते हैं, सॉरी खैर, आपको जो मेन याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि 6 ईयर्स का सिस्टम राज्यसभा में, हर 6 जो टेन्योर होता है राज्यसभा का वो 6 ईयर्स का होता है, राइट? और डिसोल्यूशन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपको ये बताएंगे कि कैसे कैसे होता है, 1/3 कैसे काम करता है, राइट? आपके मतलब का सिर्फ इतना है कि आपको जो राज्यसभा है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये परमानेंट हाउसेस होते हैं, इसीलिए हम इनको परमानेंट हाउसेस बोलते हैं। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 59, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट हॉलमार्क ऑफ पर्सनल लिबर्टी? पर्सनल लिबर्टी का ग्रेटेस्ट हॉलमार्क किसको कहा जाता है? देखिए ये चारों रिट्स हैं, ये चारों रिट्स हैं जो आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं। सर्शियोरारी, क्यो वारंटो, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस।
आंसर है सी, हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस में यानी होता है, देखिए हेबियस कॉर्पस आपको अगर आपने सिंघम मूवी देखी होगी, सिंघम मूवी में आपको याद होगा उसमें ये वर्ड यूज होता है हेबियस कॉर्पस। होता क्या है, मान लीजिए कल को पुलिस ने आपको रैंडमली पकड़ा और जेल में डाल दिया, ठीक है, और उन्होंने अपने रजिस्टर लॉग में उन्होंने लिखा नहीं कि ये आपको उन्होंने जेल में करा है। अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, आपके घर वालों रिलेटिव्स के पास, वो कोर्ट में जाएंगे और वो बोलेंगे हेबियस कॉर्पस रिट फाइल करेंगे, ठीक। हेबियस कॉर्पस रिट जैसे ही फाइल करेंगे, कोर्ट आपके जो आपके एरिया का जो पुलिस स्टेशन होगा उससे पूछेगा कि ये पर्टिकुलर बंदा कहाँ है। देखिए अब पुलिस वालों के पास दो ऑप्शन है, या तो वो बंदा सामने पेश करें कोर्ट में, ठीक है, कोर्ट इतना कहता है कि ये बंदा मेरे सामने पेश किया जाए। अब दो ऑप्शन है, या तो पुलिस उस बंदे को पेश करे कोर्ट के सामने, और अगर पुलिस पेश नहीं कर पा रही है उस बंदे को कोर्ट के सामने, तो फिर कोर्ट कहेगा अगर ये इंसान मिल नहीं रहा है, मिसिंग है, तो आपके पास इसकी किडनैपिंग या फिर इसके मिसिंग होने की रिपोर्ट क्यों नहीं है। दोनों केसेस में पुलिस फंसेगी। तो ये पर्सनल लिबर्टी इंश्योर करने के लिए बहुत बड़ी रिट होती है हेबियस कॉर्पस, ठीक है। नाउ if parliament appoints a committee for a specific purpose, it is known as, एक specific purpose के लिए जब पार्लियामेंट किसी कमिटी को अपॉइंट करती है तो उसको क्या बोलते हैं, ज्वाइंट कमिटी, परमानेंट कमिटी, स्टैंडिंग कमिटी या एडहॉक कमिटी। तो द आंसर इज आंसर डी, उसको हम एडहॉक कमिटी बोलते हैं। क्लियर, एडहॉक यानी कि एक पर्टिकुलर टारगेट के लिए छोटे से टाइम के लिए टेम्परेरीली इसका कमिटी का गठन किया गया है। क्लियर हो गई बात आपको? So thank you so much students, kindly rate and review this lesson if you liked it, and इसके आगे हम 61 onwards हम अपना कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेसन में। Now question 61, in Lok Sabha of India the leader of the house is nominated by, लोक सभा में लीडर ऑफ द हाउस किसके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर या डेप्यूटी स्पीकर। तो ऑप्शन आंसर है आपका सी। देखिए होता क्या है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। होता क्या है, लीडर ऑफ द हाउस जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो वो किसी और को मतलब बाय डिफॉल्ट वो पीएम ही होता है, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो वो अपने किसी और मिनिस्टर को लीडर ऑफ द हाउस का जो पद होता है वो दे सकता है, राइट। तो इसलिए इसका आंसर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। Now, what is the time limit given to the parliament to pass the ordinance promulgated by the president of India? यानी कि कितना टाइम लिमिट दी गई है पार्लियामेंट को एक ऑर्डिनेंस पास करने के लिए जो कि प्रेसिडेंट देते हैं, प्रेसिडेंट के थ्रू किया जो प्रोमलगेट किया जाता है। ऑर्डिनेंस के लिए टर्म होता है, ऑर्डिनेंस के लिए प्रोमलगेट ही टर्म यूज किया जाता है, ठीक है। नाउ होता क्या है, देखिए जब पार्लियामेंट तो कभी कभी अपने अपने मतलब पार्लियामेंट के कुछ सेशंस होते हैं कि पार्लियामेंट इस डेट से इस डेट के बीच में बैठेगी। अब मान लीजिए कोई ज़रूरी लॉ है जो कि सरकार चाहती है कि इसका पास होना अभी ही ज़रूरी है, सर अब पार्लियामेंट तो उस समय बैठी नहीं है, तो अब होता क्या है, सरकार जो है वो ऑर्डिनेंस का सहारा लेती है, यानी कि कुछ टाइम के लिए उसको पास करवा देती है प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से। और लेकिन वो ज़रूरी होता है कि सरकार जैसे ही बैठे वो तुरंत उस ऑर्डिनेंस को पास करवा ले, जैसे ही पार्लियामेंट सेशन हो पार्लियामेंट का, सरकार उस ऑर्डिनेंस को पास करवा के लॉ बनवाए। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो वो जो ऑर्डिनेंस होता है वो कैंसिल हो जाता है। क्लियर, तो आंसर इज सी, दैट इज 6 हफ्ते बैठने के, सरकार पार्लियामेंट के सेशन स्टार्ट होने के 6 हफ्ते के अंदर अंदर ये ऑर्डिनेंस जो है वो पास होना चाहिए, पार्लियामेंट से रैटिफाई होना चाहिए। क्लियर, नाउ हु कैन प्रिसाइड बट कैन नॉट वोट इन वन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, कौन जो है वो पार्लियामेंट के सेशन के ऊपर प्रिसाइड तो कर सकता है, यानी उसको एज अ मतलब कि उसका एज अ हेड तो वर्क कर सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता है, स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट, डेप्यूटी स्पीकर या वाइस चेयरमैन। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये प्रिसाइड तो करते हैं लेकिन वोट नहीं करते हैं, कहाँ पे, राज्यसभा में। क्यों, वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता है लेकिन ही प्रिसाइड ओवर राज्यसभा। क्लियर, तो आपको देखिए ये भी पता चल गया कि लोग राज्यसभा चेयरमैन के पास वोटिंग राइट नहीं होता है, ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज, कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नन या नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब
जो कैबिनेट सिस्टम होता है, कैबिनेट सिस्टम देखिए क्या होता है, एक हर सरकार का अपना कैबिनेट होता है जिसमें कि वो मंत्री होते हैं जिनके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट उनके पास पोर्टफोलियोज होते हैं, जैसे डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, होम मिनिस्ट्री हो गई। इस एक ग्रुप होता है मिनिस्टर्स का, दैट इज कैबिनेट मिनिस्टर्स, राइट। वो कलेक्टिवली लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह से होती है, कोई भी सवाल पूछा जाएगा किसी की मिनिस्टर से या उसके किसी भी काम के लिए, किसी भी एक मिनिस्टर के काम के लिए भी वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं। वो ये नहीं कह सकते ये मैंने तो नहीं किया, ये तो रेलवे वाले मिनिस्टर साहब ने किया है, तो आप इनसे सवाल पूछिए, सवाल आप भले उनसे पूछें लेकिन मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। नहीं, आप सबकी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसे कि मान लीजिए आप अपने घर के सबसे बड़े आप भाई या बहन हैं। अब आपके छोटे सिबलिंग्स में अगर कोई भी गलत काम करते हैं तो ये आप सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे घर की कि वो चीज वो ना हो या उसे कंट्रोल किया जाए। इसको बोलते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप या अगर हम कुछ गलत करते हैं तो ये हमारे पेरेंट्स की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है। बच्चों, जब हम छोटे होते हैं, बड़े होने पे तो फिर हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। छोटे जब बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है कि किसी भी एक्शन या उसके सही या गलत एक्शन के लिए। क्लियर हो गया कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब? Now, 65. Money bill can be introduced only in Rajya Sabha, only in Lok Sabha, on both the houses, only by the PM. हम already discuss कर चुके हैं. The answer for this question is only in Lok Sabha, right? Now, the vice president is a member of Lok Sabha, a member of Rajya Sabha, a member of either houses, not a member of parliament. हमने already अभी discuss किया. He is a member of Rajya Sabha, right? Sorry, not a member of parliament. उसको चेयरमैन के उससे कर रहा था। एक्चुअली क्या होता है, नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसलिए क्योंकि जब एक सिस्टम हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा वो राज्यसभा का चेयरमैन होगा, और राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो उसका मेंबर नहीं माना जाता है। ठीक है। और एक बात और आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये भी आपको बता दिया जाए कि देखिए होता क्या है, वाइस प्रेसिडेंट की अपनी कोई सैलरी भी नहीं होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए कितनी सैलरी होती है तो आप कहेंगे सर 0 सैलरी होती है। यस, सैलरी जो होती है वो उसको वाइस प्रेसिडेंट साहब को उनको मिलती है चेयरमैन, राज्यसभा के चेयरमैन होने की सैलरी मिलती है उनको। ठीक है। और एक बात और, आपने अभी पीछे क्वेश्चंस में देखा था कि वाइस चेयरमैन के पास राइट टू वोट नहीं होता है, वो वोट नहीं कर पाता है। ठीक है। क्यों नहीं वोट कर पाता है, इसका आंसर आप यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि वो मेंबर नहीं होता है पार्लियामेंट का, क्योंकि वो राज्यसभा का मेंबर ही नहीं होता है, इसलिए वो उसके पास वोटिंग राइट भी नहीं होता है। क्लियर हो गया? अगर आपसे कोई पूछे कि जो चेयरमैन होता है वोट क्यों नहीं, उसके पास वोटिंग पावर क्यों नहीं होती है, तो उसका आंसर होगा क्योंकि वो मेंबर भी नहीं होता है राज्यसभा का। ठीक है, सिर्फ चेयरमैन होता है। नाउ, व्हिच इज द एपेक्स ऑफ द 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज? पंचायती राज जो 3 टायर सिस्टम गवर्निंग सिस्टम है उसमें सबसे ऊपर वाली बॉडी क्या होती है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला परिषद या पंचायत समिति? तो इसका ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज जिला परिषद। सबसे छोटी ग्राम पंचायत, उसके ऊपर पंचायत समिति, ये ब्लॉक लेवल पे होती है, देन जिला परिषद, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये एपेक्स बॉडी होती है। इसको 3 टायर सिस्टम बोलते हैं। ये इंडिया में ही सिस्टम है ये। ठीक है, मतलब अच्छी कंट्री, डेवलप कंट्रीज में जो जिनका अच्छी कंट्रीज में, पावरफुल कंट्रीज के बात करें तो सिर्फ ये अभी सिस्टम इंडिया में है। नाउ, द इलेक्शन कमीशन डजंट कंडक्ट द इलेक्शंस ड्यू टू the election commission does not conduct the elections to the Lok Sabha, president's election, Rajya Sabha या local bodies। तो the answer is option D, यानी कि local bodies। local bodies का इलेक्शन कमीशन नहीं कंडक्ट कराता है, लोकसभा का कराता है, राज्यसभा का कराता है, और प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट कराता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसमें वो प्रेसिडेंट मार्क कर देते हैं आंसर में, जबकि इसका सही आंसर होगा लोकल बॉडीज। क्लियर? नाउ, the president's rule in a state means that the state is ruled by state। अगर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाए तो इसका मतलब क्या होता है, स्टेट के कौन रूल कर रहा है? द प्रेसिडेंट डायरेक्टली, केयर टेकर गवर्नमेंट, गवर्नर ऑफ द स्टेट, द या फिर द सीएम नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो आंसर इज सी, दैट मींस गवर्नर ऑफ द स्टेट। सीधे सीधे गवर्नर के कंट्रोल में आ जाता है। और देखिए कहने की बात है, ये गवर्नर है, मतलब इन प्रिंसिपल तो ये गवर्नर ही है, लेकिन इन प्रैक्टिस क्या होता है, गवर्नर किसका एजेंट होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है गवर्नर को। तो एक तरीके से प्रेसिडेंट रूल में डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है स्टेट में। किसके थ्रू? वो चैनल होता है गवर्नर। क्लियर?
नाउ अच्छा, आपको ये भी याद रखना है इमरजेंसी के प्रोविजंस, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360, ये चार चार के गैप पे हैं, 352, 356, 360, ठीक है। ये तीनों आर्टिकल्स आपको याद करने हैं, ये इमरजेंसी के प्रोविजंस होते हैं, इमरजेंसी आर्टिकल्स होते हैं ये, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 70, नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया। इस बुक के ऑथर का नाम क्या है? महात्मा गांधी, वीपी मेनन, जवाहरलाल नेहरू या रविंद्रनाथ टैगोर? तो द आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज वीपी मेनन। इनकी ये बुक है ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया। क्लियर? थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हम 71 to 80 अपने नेक्स्ट लेसन में करेंगे। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम अपना डिस्कशन, क्वेश्चन नंबर 71 ऑनवर्ड्स। नाउ हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री इलेक्शन टू हिज पोस्ट? कितनी बार भारत का राष्ट्रपति री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होता है? एक बार, दो बार, तीन बार या एनी नंबर ऑफ टाइम्स? इंडिया में इसका नंबर है एनी नंबर ऑफ टाइम्स, जबकि यूएस में इसका नंबर है 2 बार। यूनाइटेड स्टेट्स में 2 ही बार एक प्रेसिडेंट हो सकता है इलेक्टेड, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा प्रेसिडेंट बराक ओबामा के साथ यही केस था, इसीलिए उन्होंने इस बार डोनाल्ड ट्रंप आए। क्लियर? नाउ अब हम आते हैं, हु कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ओवर फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ही इम्पोज करी जा सकती हैं, लेकिन वो कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर लोग खुद ही? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज पार्लियामेंट। क्लियर? देखिए इमरजेंसी प्रोविजंस में ऐसा हो जाता है, जब इमरजेंसी लगती है तो फ्रीडम राइट्स थोड़े से, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो थोड़े से कर्टेल हो जाते हैं। हु प्रिसाइड्स ओवर द राज्यसभा? राज्यसभा के ऊपर कौन प्रिसाइड करता है राज्यसभा के सेशंस को? स्पीकर ऑफ द लोकसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, नन ऑफ देम? तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इट इज वाइस प्रेसिडेंट, राइट। नाउ हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया? सुप्रीम कमांडर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, कमांडर इन चीफ, द प्रेसिडेंट या मिनिस्टर ऑफ डिफेंस? तो देखिए इन प्रिंसिपल, देखिए दो चीजें होती हैं, इन प्रिंसिपल और इन प्रैक्टिस, यानी कि क्या एक्चुअल में होता है और क्या लिखा हुआ है। तो लिखे के हिसाब से प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर होता है, लेकिन वो खाली एक रबर स्टैंप की तरीके से ही काम करता है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में। क्लियर? तो आंसर है द प्रेसिडेंट। नाउ विच कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल प्रोवाइड्स पर्सनल इम्यूनिटी फॉर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स फॉर ऑफिशियल एक्ट्स? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल पर्सनल इम्यूनिटी देता है प्रेसिडेंट और गवर्नर को, जो भी वो ऑफिशियल काम जो भी करते हैं उसके लिए? आर्टिकल 361, 362, 368 या 363? ऑप्शन है आपका 361, पर्सनल इम्यूनिटी होती है, यानी कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के केस में उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं स्टार्ट करी जा सकती हैं। कल की या आज की डेट में मान लीजिए अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर ने किसी को भी गोली मार दी, उनके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती उनके ऊपर, राइट। आगे बढ़ते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लिए इनकरेक्ट है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये इट्स स्टाफ एजेंसी टू द पीएम, पीएम को एक स्टाफ एजेंसी दी हुई है, इट हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ द डिपार्टमेंट, या इट हैज नो अटैच्ड एंड सबऑर्डिनेट ऑफिस अंडर इट? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज ए, दैट इज ये एक, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये गलत है, ठीक है। इस इनकरेक्ट पूछा गया, देखिए ध्यान हमेशा रखिए, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। क्लियर? तो इनकरेक्ट है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये एक नॉन स्टैट्यूटरी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आप पीएमओ का वर्णन, पीएमओ का डिस्क्रिप्शन कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पाएंगे। इलेक्शन कमीशन का जैसे हमें मिलता है, ठीक है, लेकिन आप सोचें पीएमओ का, तो पीएमओ का कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णन नहीं मिलता है। तो देखिए ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। Which of the following parts or provisions of the Indian Constitution cannot be amended? कौन से provisions amend नहीं करे जा सकते हैं? The preamble, directive principles of state policy, fundamental rights या judicial system? इसका आंसर है ऑप्शन डी, आप जुडिशियल सिस्टम को नहीं आप अमेंड कर सकते हो। देखिए अगर ऐसा हो गया ना, अगर जुडिशियल सिस्टम भी अमेंड करने लगे तो फिर बचेगा ही क्या? एक जुडिशरी ही तो है जो पार्लियामेंट की पावर्स पे चेक रखती है। मान लीजिए अगर इन्होंने जुडिशरी को भी अपने अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी भी अपने अंडर में ले ली, तो कितनी अथाह पावर हो जाएगी एक ही बॉडी में, पार्लियामेंट के पास कितनी ज़्यादा पावर हो जाएगी, उसके ऊपर तो चेक करने के लिए कोई होगा ही नहीं। ठीक बात है ना? जैसे आपने अक्सर देखा होगा चीफ मिनिस्टर्स को जेल हो जाती है, जयललिता जो थी वो उनको जेल हो चुकी थी करप्शन केस में, राइट। तो इसी तरह कई ऐसे चीफ मिनिस्टर्स हैं जिनको जेल हो चुकी है, राइट। तो अगर ऐसा हुआ होता
तो फिर क्या होता, पार्लियामेंट जैसी चीफ मिनिस्टर को जेल होने वाली होती, पता चला कि पार्लियामेंट ने रूल बना दिया और ऐसा कर दिया कि किसी भी चीफ मिनिस्टर या किसी भी मंत्री को जेल नहीं होगी, राइट। तो कितना गलत हो जाता सब कुछ। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि जुडिशरी के ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप पार्लियामेंट कोई भी रूल लॉ कुछ नहीं बना सकती जुडिशरी के लिए। क्लियर ना। और ये भी है कि जुडिशियल रिव्यू है, माने कि कोई भी लॉ पास होगा, जुडिशरी चाहे तो उसको रिव्यू कर सकती है, उसको देख सकती है कि ये सही है कि नहीं। सही है करना है मतलब कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि जो बेसिक फील है कॉन्स्टिट्यूशन की, कहीं उसको वायलेट तो नहीं करता है, राइट, या सिटीजन्स के लिए ये हार्मफुल तो नहीं है। क्लियर। 78 which of the method is used to ascertain the public opinion on important legislature। का कभी कभी जब इंपॉर्टेंट कोई रूल बनने वाला होता है और हमें पब्लिक परसेप्शन सरकार को चाहिए होता है, तो उसके लिए क्या यूज करती है, रिकॉल, इनिशिएटिव, रेफरेंडम, यानी या फिर नन ऑफ दीज। तो आंसर है रेफरेंडम। रेफरेंडम होता है सरकार एक बिल बना के उसको पब्लिक के सामने पेश कर देती है अपने गवर्नमेंट पोर्टल्स पे और ये सब कर बोलती है आप हमें अपनी राय दो, आप राय दो कि इसमें कौन कौन से क्लॉज आपको सही लग रहे हैं। तो पब्लिक अपनी राय देती है, अकॉर्डिंगली सरकार उसमें अगर कुछ अमेंडमेंट्स करना चाहती है तो कर देती है, ठीक। बाइंडिंग नहीं होते हैं ये एडवाइस, मतलब कि जरूरी नहीं है उनके लिए, मस्ट नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि सरकार उन एडवाइस को एंटरटेन करे ही करे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 which law officer shall have the right to speak in both the houses of the parliament, attorney general, advocate general, legal advisor, solicitor general। किस लॉ ऑफिसर के पास दोनों ही उसमें हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में बोलने का अधिकार होता है, तो ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इस समय कौन है, मुकुल रोहतगी, ठीक है। एट द टाइम, अब ये जब लेक्चर डिलीवर हो तब मैं नहीं कह सकता उस समय कौन हो, बट ये बात चल रही है 2017 की, ठीक है। नाउ तो अटर्नी जनरल होते हैं। अब इनको ये किसी भी सेशन में पार्ट तो ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन वोटिंग राइट नहीं होता है। क्लियर, वोटिंग राइट इनके पास नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। नाउ वेयर वार्ड्स कमिटीज आर फाउंड, वार्ड्स कमिटीज कहां पे फाउंड होती हैं, कहां बनाई जाती हैं, should be वार्ड्स कमिटी, WARDS, डी फॉर डेनमार्क, WARDS, वार्ड्स कमिटी। ना ये कहां बनती है, ग्राम सभा, म्यूनिसिपैलिटी, ग्राम पंचायत, नन ऑफ दीज। तो ये म्यूनिसिपैलिटीज में बनती हैं, उन म्यूनिसिपैलिटीज में जहां की जनसंख्या जो होती है वो 3 लाख से ज्यादा होती है। क्लियर, तो ये हो गया वार्ड्स कमिटी के बारे में। नाउ सिंस हम दिस इज इट फॉर आवर लेक्चर, हम 81 से 90 हम अपने नेक्स्ट लेसन में कंटिन्यू करेंगे। Now, question number 81 says, National Commission for SC/ST shall be made by which constitutional institution? कौन सा constitutional institution SC/STs के लिए National Commission का गठन करेगा? Parliament, Judiciary, Executive या State Legislature? तो the answer for this is Parliament। देखिए इस तरह के किसी भी कमीशन का जो गठन होता है वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर मान लीजिए कोई भी इंस्टीट्यूशन है ऐसा जिसका गठन हो रहा है, तो उसके लिए पार्लियामेंट की मंजूरी जरूरी है, ठीक है। Now, the concept of rule of law is a special feature of constitutional system in Britain, USA, France या स्विट्जरलैंड। इसका आंसर है आपका ए, दैट इज ब्रिटेन। ना देखिए है क्या, the rights of the individual determined by legal rules and not the arbitrary behavior of authorities, no punishment unless breach of law regardless of position, all subjects to law। इसका मतलब क्या, लाइंस का देखिए होता क्या है, रूल ऑफ लॉ का माना ब्रिटेन का इसका मतलब है रूल ऑफ लॉ इज अ स्पेशल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन में क्या होता है कि सब कुछ रूल ऑफ लॉ, यानी कि सब कुछ रूल ऑफ पार्लियामेंट है, कुछ भी हो पार्लियामेंट जो भी चाहे, पार्लियामेंट जो भी चाहे वो रूल बना सकती है, और जो रूल बना दिया पार्लियामेंट ने सब कुछ उसी पे चलेगा। ब्रिटेन की पार्लियामेंट को इस वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल पार्लियामेंट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि चेक्स एंड बैलेंसेस वहां पर नहीं काम करते हैं, ये माना जाता है। इवन ये तक कहा जाता है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ये तक बोलते हैं ब्रिटेन की पार्लियामेंट सिर्फ एक काम नहीं कर सकती है, वो ये नहीं कर सकती है कि मैन को वुमेन और वुमेन को मैन में नहीं कन्वर्ट कर सकती है, ये स्टेटमेंट बोला जाता है। तो सोचिए कितनी पावर है वहां पे पार्लियामेंट के पास, राइट। नाउ Who describes the Government of India Act 1935 as a new charter of bondage? किसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को बॉन्डेज का एक नया चार्टर का नाम दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद या फिर बी आर अम्बेडकर? द आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1956 में फैसपुर सेशन में बोला था कि ये एक नया चार्टर ऑफ बॉन्डेज है जो हमारे ऊपर लाद दिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एक इंपॉर्टेंट फीचर भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का कि ये
कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा नया बना है, इस एक्ट का बहुत वेटेज है, बहुत सारे प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो इस एक्ट से डिट्टो कॉपी करे गए हैं। नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिटरी, क्वासी फेडरल, फेडरल, प्रेसिडेंशियल। तो आंसर इज बी, क्वासी फेडरल। यानी कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह के होते हैं, या तो फेडरल या यूनिटरी। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिक्सचर है, फेडरल इन शेप लेकिन यूनिटरी बायस है थोड़ा, इसीलिए हम बोलते हैं क्वासी फेडरल। क्लियर? नाउ which constitution article states this constitution may be called the constitution of India? आर्टिकल 397, आर्टिकल 396, 395 या फिर 394। तो ये है ऑप्शन डी, दैट इज आर्टिकल 394 स्टेट्स की दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन को अब हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट? In which language script Constitution of India was designed by the members of the Constituent Assembly on 21st Jan 1950? किस लैंग्वेज में डिजाइन किया गया था? इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी बोथ, हिंदी या नन ऑफ द अबव? तो द आंसर इज बी, दैट इज बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। कैलीग्राफी में इसके में कैलीग्राफी भी करी गई थी, जो ये पूरा लिखा गया है ये कैलीग्राफी में लिखा गया है। और इसको इसके डिजाइनर बहुत ही फेमस हैं, उनका नाम खैर आपको एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके लिए एक अलग कैलीग्राफर एक्सपर्ट थे और फिर इसको सजाया भी गया था। कॉन्स्टिट्यूशन जो पूरी किताब जो पूरा लिखा गया था उसको सजाया भी गया था फिर बहुत अच्छे से, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए ही। नाउ Which community gets special provisions for central services in Article 336 को में किस कम्युनिटी को स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं सेंट्रल सर्विसेज में? एंग्लो इंडियन, हिंदी, सिख या फिर मुस्लिम? आंसर है एंग्लो इंडियंस को 336 में स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं सेंट्रल सर्विसेज में। क्लियर? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार एसएससी पूछ चुका है इसको। गवर्नेंस थ्रू ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज गिल्ड सोशलिज्म, सिंडिकलिज्म, फेबियन सोशलिज्म या फिर लिबरलिज्म? द आंसर इज आंसर बी। नाउ होता क्या है, देखिए इसमें ये एक तरह का गवर्नेंस होती है जो कि कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद पे नहीं होती है, कि सिर्फ अमीर अमीर आदमी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वही सरकार चलाएंगे, उसके ऊपर नहीं होती है। ना कि इसके ऊपर होती है कि सिर्फ सरकारी लोग ही सरकार चलाएंगे, इसके ऊपर भी नहीं होती है। तो ये एक बीच का सिस्टम होता है, दैट इज ऑप्शन ए जो आपका है ये, सॉरी ऑप्शन बी है इसमें आपका, दिस ऑप्शन बी जो है आपका ये सिंडिकलिज्म। इसमें क्या होता है, ट्रेड यूनियंस के ऊपर गवर्नेंस दिया जाता है। ऑल्दो बहुत ही हार्डली किसी कंट्री में ये प्रैक्टिस है, बहुत ही कम कंट्रीज में ये प्रैक्टिस है, किसी भी डेवलप्ड एंड डेवलपिंग जो मेन स्ट्रीम डेवलपिंग नेशन है उनमें ये नहीं है। ट्रेड यूनियंस के ऊपर ये पावर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, राइट? which uses confederations, collectivized trade unions and industrial unions को दिया जाता है रन करने के लिए गवर्नमेंट। क्लियर? नाउ Nowadays, the Election Commission of India uses EVM during the general elections of the country. तो EVM की फुल फॉर्म क्या है? अर्ली वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वैलिडेटिंग मशीन, ये तो आपको खैर काफी आसान है, ऑप्शन डी दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। 90. A member of PSC, Public Service Commission या Provincial Service Commission can be removed from his or her office under which article of the Constitution? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो इसका रिमूवल भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। कौन सा आर्टिकल? 315, 316, 317, 318। आंसर इज 317। तो देखिए स्टेट आपके जितने भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं और ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है यानी कि यूपीएससी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ध्यान रखिएगा, इनका वर्णन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, राइट? सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हम अपना 91 से 100 लेसन अपने जो क्वेश्चंस हैं वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। तेलंगाना स्टेट जो नया बना, जो आप जानते हैं, तो उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सानिया नेहवाल, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, एमडी अजरुद्दीन, मोहम्मद अजरुद्दीन या वीवीएस लक्ष्मण? आंसर इज साइना नेहवाल। सॉरी सानिया, इन लोगों के नेम्स बहुत कंफ्यूजिंग है। सानिया मिर्जा, साइना एंड सानिया नेम्स आर कंफ्यूजिंग, सो इट्स बेसिकली सानिया मिर्जा, राइट? बेसिकली इसका रीज़न भी था, ये जो थी सानिया मिर्ज़ा ये हैदराबाद को ही बिलोंग भी करती थी और ये काफ़ी फेमस फिगर भी थी, तो इसीलिए इनको बनाया गया। और डिवीजन के बाद तेलंगाना को ही कैपिटल दे दी गई हैदराबाद, और जो आंध्र प्रदेश जिससे तेलंगाना अलग हुआ था उसको बोला गया 10 साल के अंदर आप अपनी कैपिटल सिटी डेवलप करिए, जो कि है अमरावती। क्लियर? तो हैदराबाद अब कहाँ लाया करता है? तेलंगाना में। क्लियर? नाउ
92. The parliament or state legislature can declare a seat vacant of member absent himself without permission from the session for, अगर कोई भी member of parliament MP कितने दिनों के लिए absent हो जाए कि वो उसकी सीट वैकेंट बोल दी जाए, क्या नंबर ऑफ डेज होते हैं, तो दैट आर ऑप्शन बी दैट इज अगर 60 डेज से ज्यादा अगर कोई भी मेंबर एब्सेंट हो जाए विदाउट परमिशन या विदाउट इंफॉर्मेशन तो उसकी सीट वैकेंट डिक्लेयर कर दी जाती है. फंडामेंटल ड्यूटीज आर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी. फंडामेंटल ड्यूटीज किसके कहने पे, किस कमेटी के कहने पे ऐड करी गई थी, केलकर कमेटी, केटवार कमेटी, चावन कमेटी या स्वर्ण सिंह कमीशन. इसका आंसर है डी दैट इज सरदार स्वर्ण सिंह कमीशन. देखिए सरदार स्वर्ण सिंह कमीशन उस समय आया था, उन्होंने बोला था कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज को भी ऐड करिए. कब हुआ है, 42nd अमेंडमेंट, बहुत जरूरी है, 42nd अमेंडमेंट में ये आया है. अमेंडमेंट प्लीज याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछता है. The ninth schedule of Indian Constitution was added by which amendment? किस amendment के थ्रू ninth schedule of the Indian Constitution जोड़ा गया है, तो that is first, 42nd, 9th या 8th. The ninth schedule कौन से amendment में आया है, तो that is आपका आंसर ए, दरअस फर्स्ट में ही आया है. ये आपका फर्स्ट अमेंडमेंट जो था तब उसमें 1951 में नेहरू गवर्नमेंट ने किए थे. ये फंडामेंटल राइट्स देने की बातें करी गई थी ताकि टू एड्रेस जुडिशियल डिसीजंस एंड प्रोनाउंसमेंट्स स्पेशली आफ्टर चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स. देखिए हुआ क्या था, ये क्या चीज़ थी, ये पूरी इसके पीछे कहानी क्या है जो यहाँ पे बात करी गई है नाइन्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पहले तो देखते हैं ये है क्या. यहाँ पे आप देखेंगे सरकार बड़ी ही चालाक तो कहना गलत होगा लेकिन बड़ी ही इंटरेस्टिंग वे में काम करती है. नाइन्थ शेड्यूल एक ऐसा शेड्यूल है, देखिए आजकल आपने देखा होगा पेपर में आप पढ़ते होंगे, जैसे ही सरकार कोई लॉ पास करती है सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर बोल देता है कि नहीं ये लॉ गलत है. अक्सर ऐसा हो रहा है आजकल. ठीक, अब सरकार को ये बात बड़ी नागवार गुजरती है कि हमारे पास करे हुए लॉ को कैसे मना कर दिया. तो सरकार ने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया था, उसको नाम दिया नाइन्थ शेड्यूल, और ये कहा कि नाइन्थ शेड्यूल में कोई भी चीज अगर हमने ऐड कर दी, कोई भी लॉ बना के नाइन्थ शेड्यूल में अगर उसका रेफरेंस दे दिया तो वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाएगा, यानी कि कोर्ट उसको रिव्यू नहीं कर सकती है. यही रीजन है कि आपके जो इमरजेंसी जिस टाइम पे लगी थी उस टाइम कोर्ट कुछ नहीं कर पाया था क्योंकि हर चीज तो नाइन्थ शेड्यूल में डाल दी जा रही थी. अब कोर्ट इससे बहुत परेशान हो गया कि अब एक तरीके से तो ये कोर्ट की पावर ही खत्म कर दी गई, तो कोर्ट ने और अच्छा काम किया. अब देखिए एक बार अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हो जाए तो फिर पास होने के बाद और नाइन्थ शेड्यूल में पढ़ा है तो कोर्ट भी नहीं टच कर सकता उसको. कोर्ट ने बोला ठीक है, आप, मेरी पावर वहां तो नहीं है कि मैं आपको नाइन्थ शेड्यूल से कोई भी लॉ बना के नाइन्थ शेड्यूल में अगर उसका मेंशन दे दो, मैं वहां तो कुछ नहीं चेंज कर सकता, लेकिन कोई भी लॉ नाइन्थ शेड्यूल में जाएगा कि नहीं ये मैं डिसाइड करूंगा, ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा. अब देखिए यहाँ बात कितनी इंटरेस्टिंग हो गई. उन्हें पता था नाइन्थ शेड्यूल में जाने के बाद तो वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो बड़ा ही उन्होंने काफी सोचा सुप्रीम कोर्ट ने, तो उन्होंने बोला कि वो वहां वो गया तब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वहां वो डाला जाएगा कि नहीं ये आप हमसे पूछे बिना या इस चीज को हम रिव्यू कर सकते हैं. तो अब सरकार अगर डाल भी दे तो सरकार तो गवर्नमेंट बोल दे तो सुप्रीम कोर्ट बोल देगा कि नहीं ये तो वहां डाला ही नहीं जा सकता था, इसको मेरे पास पावर है रिव्यू करने की. क्लियर. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस हुआ था ये उस समय. आगे बढ़ते हैं 95. हम बहुत डिटेल में नहीं जा सकते केसेस की क्योंकि थोड़ा सा टाइमिंग की कमी रहती है. शुरू करते हैं आगे. 95. Which of the following is not a formally prescribed device available in the member of parliament to the member of parliament? member of parliament के पास इनमें से कौन सा पावर नहीं होती है? क्वेश्चन आर, हाफ एन आवर डिस्कशन, 0 आवर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन. द आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज 0 आवर डिस्कशन. इज नॉट अ फॉर्मली, ये फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, बाकी चीजें फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड हैं, लेकिन इसको हमने फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड यानी कि इसका मेंशन नहीं है, जो प्रोसीजर्स एंड कॉन्डक्ट ऑफ पार्लियामेंट है उसमें इसका मेंशन नहीं है, लेकिन हमने क्या किया है, इसको हमने मान लिया है, जो नॉर्मल रूल्स में हमने मान लिया है. क्यों यूज करते हैं, कोई भी अगर इंपॉर्टेंट इमरजेंसी अगर मान लीजिए बजटरी सेशन चल रहा है, कायदे से डिस्कशन तो बजट का होना चाहिए, लेकिन उसी समय मान लीजिए कहीं कोई एकदम से फेमाइन आ गया, कहीं कोई भुखमरी हो गई, सूखा पड़ गया, अब कैसे डिस्कशन हो, उसके लिए राहत पैकेज अगर सरकार को भेजने हैं, कोई लॉ चाहती है सरकार पास करना या फिर कंटीजेंसी फंड से पैसा निकालना चाहती है, तो कैसे निकाले, तो 0 आर का करा गया है, 0 आर रखा गया है कि इमरजेंसी एकदम से कोई प्रोविजंस अगर आ जाएं तो उनको डिस्कस करने के लिए. क्लियर है.
आगे बढ़ते हैं। 96 विच इज नॉट ट्रू अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में क्या चीज सही नहीं है? ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करे गए हैं। प्रमोट दे आर मेंट फॉर प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए बने हैं। कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स हो सकते हैं, या फिर दे आर क्लासिफाइड इनटू गांधीयन सोशलिज्म एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो इसका आंसर है आपका आंसर सी, दैट इज दे कैन बी एनफोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ। नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का देखिए काम क्या था। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को रखा था ये बताने के लिए कि आप जितने भी पॉलिसी बनाओ, आपका पॉलिसी इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आसपास घूमनी चाहिए, इनके आसपास बनी होनी चाहिए, क्योंकि इनको आप बेसिस मान के, इनको ऑब्जेक्टिव मान के कोई भी पॉलिसी बनाओगे तो वो बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है, इसके लिए था ये। नाउ आगे बढ़ते हैं, किस में है? पार्ट 4 में है, राइट। नाउ टोटल नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर 98, 100, 92, 101। तो द आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 101 अमेंडमेंट्स जो पास हो चुके हैं, दैट इज लेटेस्ट जीएसटी बिल है। क्लियर? हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने प्रियम्बल प्रपोज किया ड्राफ्टिंग कमिटी के सामने? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव। द आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था। कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले इन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए। वही आपका जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वही बाद में प्रियम्बल कहलाया। क्लियर? आज के टाइम पे प्रियम्बल को हम कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा मानते हैं। ठीक है। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। कितने स्टेट्स में बाई कैमरल लेजिस्लेशन है? 9, 7, 14, 10। द आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 14। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को। नाउ हाउ मेनी टाइम्स द प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड सो फार? 2 times, 1 times, 3 times, 4 times. The answer is ऑप्शन बी, दैट इज एक बार प्रियम्बल का अमेंडमेंट हुआ है। इससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि देखिए प्रियम्बल भी अमेंडेबल होता है, प्रियम्बल में भी अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं। एसएससी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि क्या प्रियम्बल में अमेंडमेंट्स पॉसिबल हैं? तो हाँ जी, बिल्कुल किया गया है। और 42nd अमेंडमेंट किया गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। इंदिरा गांधी जी की सरकार हुआ करती थी उस समय, और इन्होंने 3 वर्ड्स ऐड कराए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। छोटी सी देखिए होता क्या है इन सब का मतलब देखिए। सेक्युलर बेसिकली, इंटीग्रिटी तो आप जानते हैं। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? यानी पंथ निरपेक्ष। सरकार किसी भी धर्म जाति के बीच में भेदभाव नहीं करेगी। और इंडियन गवर्नमेंट ऐसी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की गवर्नमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कहता है कि सेक्युलर, देखिए सेक्युलर का मतलब हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग होता है। यूनाइटेड स्टेट्स क्या कहता है कि सेक्युलर हैं हम, यानी कि हम किसी रिलीजन को ना ही प्रमोट करेंगे, ना ही हम प्रमोट किसी को नहीं करेंगे। ठीक, इसीलिए हुआ क्या था, जब टेररिस्ट अटैक्स हुए थे 9/11 में, सितंबर में यूएस पे, तो जो WTO था उसके नीचे एक मॉस्क हुआ करता था। अब अटैक्स में वो मॉस्क भी टूट गया, गिर गया। हुआ क्या, उस समय थोड़ा सा मुस्लिम कम्युनिटी अगेंस्ट काफ़ी रिसेंटमेंट हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में। तो ये मॉस्क दोबारा बनने लगा, तो लोगों ने बोला नहीं, ये मॉस्क नहीं बनना चाहिए। वहाँ की सरकार ने बोला सिंस वी आर अ सेक्युलर कंट्री, क्योंकि हम एक सेक्युलर, किसी भी धर्म के बीच में नहीं जाएंगे। ठीक है, राइट। इसी तरह चाइना में और इस टाइप की कंट्रीज में थोड़ा दूसरा सिस्टम है, रशिया वगैरह में। वहां ना ही सरकार प्रोटेक्ट करेगी ना प्रमोट करेगी, प्रमोट भी नहीं करती सरकार किसी भी रिलीजन को। इंडिया में दोनों ही चीजें हैं, सरकार प्रोटेक्ट भी करती है, प्रमोट भी करती है। प्रोटेक्ट कैसे? फंडामेंटल राइट्स के थ्रू, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इससे प्रोटेक्शन हुआ। प्रमोट कैसे? देखिए, हज यात्रा के लिए सरकार सब्सिडी देती है, प्रमोट कर रही है रिलीजन। ठीक है। इसी तरह अमरनाथ यात्रा के लिए सरकार सब्सिडी भी देती है और आर्मी का सपोर्ट रहता है, राइट। तो ये प्रोटेक्शन हो गया। तो इंडिया में सेक्युलर का मतलब अलग ही है और बहुत ही अच्छा है, राइट। सो आई गेस आपको ये लेसन्स अच्छे लगे होंगे स्टूडेंट्स। और आपको ये पसंद आए हों तो प्लीज़ इसको रेट कीजिएगा, रिव्यू कीजिएगा, एंड आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम आगे और भी लेसन्स इसमें ऐड होते रहेंगे। MCQs या आपके जैसे जैसे आपका CGL पास आता जाएगा, मेरी कोशिश यही है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लेसन्स आपको प्रोवाइड कराए जा सके, राइट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।